ऑफिसर्स। शुरू करते हैं मीटिंग्स के बारे में। मीटिंग एक काफ़ी ब्रॉडर सा कॉन्सेप्ट है। मीटिंग का मतलब है किसी भी किस्म की मुलाकात। कंपनियों में जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है वो मीटिंग्स में हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा अकेला फ़ैसला ले और उसके मुताबिक सारा काम हो जाए। जब भी फैसले होंगे वो मीटिंग्स के अंदर होंगे। तो ये स्टैंड अलोन किसी की जिम्मेदारी नहीं होती। नॉर्मली लोग जो है वो मिलते हैं और मिल के ये तय करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो अगर एक कंपनी हो तो उसमें मेंबर्स ने कोई भी डिसीजन लेना है तो उनकी एक मीटिंग बुलाई जाएगी और उस मीटिंग में आके फ़ैसला करेंगे। इसी तरह से अगर डायरेक्टर्स होंगे तो डायरेक्टर्स के केस में भी जो है उनकी एक मीटिंग होगी और मीटिंग के अंदर फैसला होगा। ये भाई भी लगता है परेशान होकर पहुँचे हैं, लगता है कुछ लोग वहाँ पे कंफ्यूज होकर पहुँच रहे हैं। आप उस कमरे में पहुँचे? अच्छा, आपको पता था, ठीक है। तो आपको कैसे पता था? वो शेड्यूल आया, व्हाट्सएप ग्रुप में आया हुआ था, ठीक है। ये व्हाट्सएप ग्रुप बड़ी कमाल चीज़ है ये जो है ना, ये अच्छा किया इंतज़ामिया ने जो है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, नहीं तो जो है ना हम हवा में ही रहते। तो मीटिंग्स करने से एक मेजॉरिटी पता लग जाती है। डायरेक्टर्स का कोई इशू है, डायरेक्टर ने कोई डिसीजन लेना है, वो एक मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग में बैठेंगे, चाहे वो इनफॉर्मली क्यों ना हो, लेकिन वो मीटिंग में डिसीजन लेंगे। अकेला डायरेक्टर डिसीजन लेके थोप नहीं देगा सबके ऊपर। तो ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है कि कंपनी के जितने भी फैसले हैं वो हमेशा मीटिंग्स में लिए जाते हैं। अब अगर मीटिंग की बात करें तो डिफरेंट टाइप की मीटिंग्स जो मशहूर हैं वो डायरेक्टर्स की मीटिंग और मेंबर्स की मीटिंग। डायरेक्टर्स की मीटिंग दो तरह की है। अगर सारे डायरेक्टर्स को बुलाएं तो उसे बोर्ड मीटिंग कहते हैं, और अगर सिलेक्टेड डायरेक्टर्स को बुलाया जाए तो उसको कमेटी मीटिंग कहते हैं। डायरेक्टर्स ने अपने कुछ सिलेक्टेड कमेटीज़ बनाई होती हैं। ऑडिट के मामलात के लिए ऑडिट कमेटी, एचआर के मामलात के लिए एचआर कमेटी, फलाना के लिए फलाना कमेटी। तो अगर डायरेक्टर्स की सिलेक्टेड तादाद आए और उनको बुलाया जाए, ख़ास कमेटी के लोगों को बुलाया जाए तो वो कमेटी मीटिंग कहलाती है, और अगर सारे डायरेक्टर्स को बुलाएं तो बोर्ड मीटिंग। इसी तरह से मेंबर्स की मीटिंग भी दो लेवल पे होती है। अगर सारे मेंबर्स को बुलाएं तो उसको कहते हैं जनरल मीटिंग। अगर सारे मेंबर्स को बुलाएं तो जनरल मीटिंग। ये अब आपने याद रखना है, जब भी किताब में लफ्ज़ लिखा नजर आए ना कि ये फैसला तो जनरल मीटिंग तय करेगी, तो इसका मतलब है सारे मेंबर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी और वो तय करेंगे। और फिर एक होती है क्लास मीटिंग, जिसमें कोई ख़ास क्लास ऑफ मेंबर्स आते हैं, कोई ख़ास ग्रुप ऑफ मेंबर्स आते हैं किसी खास कैटेगरी के। आपको याद होगा चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था कि बहुत सारी क्लासेस होती हैं, अलग अलग क्लास के अलग अलग राइट्स होते हैं। तो किसी खास ग्रुप को, किसी खास क्लास को जब हम बुलाएंगे तो वो कहलाएगी क्लास मीटिंग। डन हो गया। जनरल मीटिंग तीन तरह की होती है मशहूर ज़माना: स्टैट्यूटरी मीटिंग, एजीएम और एनुअल जनरल मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल यानी कि एजीएम और ईओजीएम, इन तीनों मीटिंग का हमें फ़र्क पता होना चाहिए। जब तीनों का फ़र्क पता होगा तो हम एक एक करके इनको देखेंगे। मैं ज़बानी मोटा मोटा पहले फ़र्क बताने की कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद हम इन तीनों मीटिंग्स को समझते हैं। स्टैट्यूटरी मीटिंग ज़िंदगी में एक दफ़ा होने वाली मीटिंग है, हमेशा नहीं होगी। ये ऐसी जनरल मीटिंग है जो कंपनी की पैदाइश के बाद कुछ अरसे में की जाएगी और उसके बाद ये कभी भी नहीं होगी, और सारी कंपनियाँ नहीं कराएंगी। वो जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जिन कंपनियों को चाहिए था ना, वो वाली कंपनियाँ ये वाली मीटिंग करवाएंगी। तो ये स्ट्रेचिंग मीटिंग पहली दफ़ा होगी और उसके बाद दोबारा नहीं होगी। इसमें मकसद ये है कि अभी तक पहला ईयर भी एंड नहीं हुआ होगा। इसमें मकसद ये है कि लोगों को बताएं कि हमने शेयर्स कितने इशू किए, कंपनी कैसे बनी, इस वक्त शेयर कैपिटल किस किस के पास है, कंपनी शुरू से लेकर अब तक क्या बिजनेस कर रही है, आपका जो पैसा आया था वो कहाँ गया, कोई अंडर राइटर हम लेके आए थे यानी प्रोस्पेक्टस अब आपने पढ़ा हुआ है। तो कंपनी बनने के बाद कहती है कि आओ और हमारे शेयर्स इन्वेस्ट करो। अब एक कंपनी है, हमने उसके पैदा होने के बाद उसमें पैसे खर्चे और उसके बाद कई महीने हो गए और हमें पता ही नहीं है कि कंपनी में चल क्या रहा है। तो ये बड़ी ज़रूरी मीटिंग होती है जिसके अंदर जो है वो आप लोगों को बुलाते हैं। ये दरवाज़ा बंद कर लेते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि आज रूम्स की कन्फ्यूजन ही रहेगी लोगों को, तो वो जो है ना बार बार परेशान होकर झांकते रहेंगे। वो हर थोड़ी देर बाद एक बंदा अंदर झांक के जाता है, वो कहे ये जो है ना यहाँ क्लास हो रही है जी। तो स्ट्रेटजी मीटिंग में आपने पहली दफ़ा लोगों को बुलाना है और उन्हें बताना है कि कंपनी में हुआ क्या, अभी तक क्या चल रहा है और किस तरह से। तो ये मीटिंग एक दफ़ा होगी और ये दोबारा कभी नहीं होगी। इसका मकसद ये है कि आप लोगों को बताएं कि क्या क्या कुछ चल रहा है। डिटेल से इसको सेक्शन में जाके देखेंगे। फिर एनुअल जनरल मीटिंग क्या है? हर साल एक बड़ी मीटिंग जिसमें आप मेंबर्स को बुला के उनके सामने 3-4 बड़े बड़े इश्यूज़ रखते हैं जो कि लॉ में हमने जगह जगह पढ़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल डिविडेंड एजीएम में अप्रूव हो रहा होता है,
फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा अकाउंट्स वगैरह जो अप्रूव है वो एजीएम में हो रहे होते हैं। डिविडेंड के बारे में पढ़ा कि वो एजीएम में हो रहा होता है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं डायरेक्टर्स की इलेक्शन की, वो एजीएम में हो रहा होता है। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हमारे सिलेबस में कहीं नहीं लिखा, लेकिन वो भी एजीएम में हो रही होती है। तो हर साल आपने कुछ अहम इश्यूज़ के लिए इकट्ठा होना होता है, सालाना कुछ इश्यूज़ के लिए इकट्ठा होना होता है। आप हर साल एक दफ़ा इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होके आप लोग डिसीजन ले रहे होते हैं। तो जब हम हर साल बाद एक दफ़ा मेंबर्स की कंबाइंड बड़ी मीटिंग बुलाएं तो उसको कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। पहली दफ़ा स्टैची मीटिंग हुई, उसके बाद हर साल एनुअल जनरल मीटिंग होती चली जाएगी। अगर पहली एजीएम और स्टैची मीटिंग का टाइम करीब करीब है तो स्टैची मीटिंग और उसको मर्ज कर देंगे और एक मीटिंग कर लेंगे। तो एनुअल जनरल मीटिंग हर साल होने वाली मीटिंग है, स्टैची मीटिंग ज़िंदगी में एक दफ़ा होने वाली मीटिंग है। अब ये दो मीटिंग साइड पे हो गई। अब एक एजीएम से दूसरी एजीएम के दरमियान अगर किसी वक्त किसी इशू पे इकट्ठे होना है, नाम चेंज करना है, कोई रेजोल्यूशन पास करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट अप्रूव करनी है, कोई इस तरह का काम करना है, कोई इस तरह का काम करना है, अगर दो मीटिंग्स के दरमियान कोई स्पेशल एजेंडा है तो फिर आप एक नई मीटिंग कॉल करते हैं, उसको हम कहते हैं EOGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब है कि ये नॉर्मल सेट की कोई सिचुएशन है, वरना नॉर्मली तो साल भर के सारे इश्यूज एजीएम पे चले जाते हैं। भाई डायरेक्टर साल जो है वो पूरा साल कंपनी को चलाते रहते हैं, कंपनी से रिलेटेड डिफरेंट डिसीजंस लेते रहते हैं, और जो बड़े इश्यूज हैं वो रख देते हैं कि एजीएम होगी, मेंबर्स इकट्ठे होंगे, पूरे साल के इकट्ठे एक दफ़ा डिसीजंस ले लेंगे। तो अगर दो एजीएम्स के दरमियान आपको अचानक से इकट्ठा होना पड़े तो जो मीटिंग आप करते हैं उसको हम कहते हैं EOGM। ये वाहिद मीटिंग है जो डायरेक्टर्स भी बुला सकते हैं और ये मेंबर्स की फरमाइश पे भी हो सकती है। मोटी मोटी डिटेल, रेगुलर क्लास होती तो एक मैप बनाते हैं, तीनों मीटिंग्स के फ़र्क देखते हैं, उसमें एजेंडा वाइज फलाना फलाना फलाना, लेकिन उतना अब हमारे पास दमन वक्त में गुंजाइश नहीं है। तो चलें, जितना हमने समझा वहाँ से स्लाइड्स को देखते हैं और आगे चलते हैं। एवं यहाँ पे लिखे हुए अल्फाज देख के परेशान होते रहेंगे। स्टैच्यूटरी मीटिंग। स्टैच्यूटरी मीटिंग क्या है, कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल है? हर पब्लिक कंपनी जिसका शेयर कैपिटल है और हर वो प्राइवेट कंपनी जो कि साल के अंदर अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करा लेती है। यानी कि पब्लिक कंपनी जो है वो तो कराएगी, और प्राइवेट कंपनी भी अगर शुरू के ही दिनों में कन्वर्ट हो गई पब्लिक में तो वो भी करवाएगी, और बेंचमार्क है 1 साल। कब करवाएंगे? ये आपने शुरू में कराने, उन्होंने 2 डेडलाइन दे दी। उन्होंने कहा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के 180 दिन या इनकॉर्पोरेशन के 9 मंथ, विच एवर इज अर्लियर। कंपनी को पैदा हुए 9 मंथ्स गुजरे हों और कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लिए 6 महीने, 180 दिन तकरीबन 6 महीने गुजरे हों, इनमें से जो टाइम पहले आ जाए। अब एक कंपनी फॉर एग्जांपल इनकॉर्पोरेट होते साथ ही कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट भी ले ले तो कमेंसमेंट के 180 दिन जल्दी खत्म हो जाएंगे, इनकॉर्पोरेशन के 9 महीने ज़रा देर तक चल रहे होंगे। तो रूल क्या है? अर्लियर ऑफ। और इसी तरह से अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और 7-8 महीने बाद जाके उसने कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट लिया तो कमेंसमेंट के 6 महीने आगे चले जाएंगे, जबकि इनकॉर्पोरेशन के 9 मंथ पहले आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, 2 सर्टिफिकेट पकड़ने हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर पेपर में सवाल आए, MCQ फॉर एग्जांपल आ जाए, तो आपने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में 9 मंथ ऐड करने, जो तारीख लिखी हुई है ठीक 9 महीने बाद की तारीख पे पहुंच जाना है। और जहां 6 महीने बाद लिखा हुआ है, 180 दिन लिखा है, आपने 180 दिन काउंट करने हैं। जब महीने लिखे हों तो आप सेम तारीख पे पहुंचेंगे, लेकिन जब दिन लिखे हैं तो अब बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा आपको कि 28 का महीना कौन सा है, 30 का महीना कौन सा है, 31 का महीना कौन सा है। तो MCQ में वो आपको तकलीफ देना चाहें तो तकलीफ दे सकते हैं। जब 2 डेट्स निकल आएंगी, उसके 180 दिन और इसके 9 मंथ, दोनों को कंपेयर करेंगे। जो पहले डेट होगी ना वो डेडलाइन होगी, आपने स्टैच्यूटरी मीटिंग करवानी है। स्टैच्यूटरी मीटिंग का पर्पस क्या है? स्टैच्यूटरी मीटिंग का एक ही पर्पस है कि ये स्टैच्यूटरी रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे, बजाय इसके कि मेंबर्स को खत भेजें और मेंबर्स को बताएं कि हम आपसे वो राज डिस्कस करने लगे हैं जो अभी तक हमने आपसे छुपाया हुआ था। मेंबर सारे एक्साइटेड हो जाएंगे। 5000 मेंबर्स हैं तो सारे के सारे आ जाएंगे मीटिंग में। अब इतने सारे लोगों को हैंडल कैसे करें? और ऊपर से जब वो बैठे होंगे तो डायरेक्टर तकरीर कर रहा होगा, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, वैसा किया, 3-4 घंटे तक बताता रहेगा कि कंपनी क्या कर रही है। तो उसके बाद अगर वो पूछेगा कि हाँ भाई एनी क्वेश्चन, तो पीछे से एक मेंबर हाथ खड़ा करके कहेगा खाना कदों खुलना है। चूँकि 3-4 घंटे की तकरीर के बाद और तो गरीब अब कुछ बोलने के काबिल तो रहा नहीं। तो अब ये 2 मसले हैं। मसला नंबर 1 कि ये एक अहम मीटिंग है, ऐसा ना हो सारे पहुंच जाएं। मसला नंबर 2, सारों के सामने इतनी देर तक इसकी डिस्कशन करना मुश्किल है। तो ये करते क्या है कि जिस मीटिंग में जो कुछ भी डिस्कस होना है ना वो सारा समेटते हैं, एक रिपोर्ट में डाल देते हैं
और इस मीटिंग का वन लाइनर एजेंडा ये रखते हैं, टू डिस्कस एंड अप्रूव स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, और रिपोर्ट 21 दिन पहले लोगों के घर भेज देते हैं। अब 5000 लोगों को घर बैठे बैठे रिपोर्ट मिल गई, वो रिपोर्ट पढ़ेंगे, ईजी हो जाएंगे। जो जो कन्फ्यूजन थी उनकी, जो जो बातें उनकी थी वो उन्हें समझ आ गई, तो मसला हल हो जाएगा। और अगर मीटिंग में आना भी है तो आएंगे सवाल पूछने के लिए। अब मीटिंग में डायरेक्टर तकरीर नहीं करेगा, उन्हें पता है कि सब लोग रिपोर्ट पढ़ के आए हैं, तो मीटिंग में 15-20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा डिस्कशन होगी और कहानी खत्म। इस मीटिंग में अप्रूव सिर्फ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होगी, लेकिन लॉ ये कहता है कि मेंबर्स में डिस्कस एनी मैटर रिलेटिंग टू कंपनी इन द मीटिंग, लेकिन डिसीजन सिर्फ उसी पे लिया जाएगा जिसका नोटिस में जिक्र था। तो मेंबर्स कंपनी के फ्यूचर के बारे में जो मर्जी डिस्कस करें, लेकिन अप्रूव क्या होगा, स्टैट्यूटरी जो रिपोर्ट है बस उसी को अप्रूव किया जाएगा। इस मीटिंग के दौरान मेंबर्स की एक लिस्ट ओपन होगी, डायरेक्टर्स अवेलेबल कर देंगे मेंबर्स की एक लिस्ट, जो भी मेंबर अगर उसे देखना चाहे तो वो देख सकता है कि मेरे अलावा कौन कौन है इस कंपनी में मेंबर। ये मीटिंग अगर टाइम पे पूरी ना हो तो ये वक्तन फ़वक्तन एडजर्न हो सकती है, और यही नहीं, कोई भी मीटिंग वक्तन फ़वक्तन एडजर्न हो सकती है। एडजर्न का मतलब मुलतवी, और फिर अगली होने वाली मीटिंग में भी जो फैसले लिए जाएंगे वो कानूनी तौर पे उतने ही वैलिड होंगे जितने ओरिजिनल मीटिंग में लिए गए थे। ये बात समझ आ रही है? तो इसका एक एजेंडा है, टू डिस्कस एंड अप्रूव स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, और 21 दिन पहले जब नोटिस जाएगा तो उसमें ये रिपोर्ट साथ चली जाएगी। इस रिपोर्ट में क्या होना चाहिए, कंपनी की शुरू की बातें, यानी कि इस रिपोर्ट में वो कहते हैं कि जी आप बताएं शेयर्स कितने अलॉट हुए, कैश और अदर कितने थे, टोटल कैश रिसीव कितना हुआ, जो शेयर्स अदर देन कैश थे उसमें क्या चीज़ आपने लोगों से ली, क्या कंसिडरेशन थी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डिटेल देंगे। भाई अभी तक अकाउंट्स तो बने नहीं होंगे, कंपनी शुरू में है, तो अभी शुरू में तो ये होगा कि इतना पैसा शेयर से आया था, इतना हमने एक प्लांट खरीदा, इतना हमने एक जगह किराए पे ली, फलाना। तो एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेके एक खास तारीख तक अपडेटेड होगा। अब ऐसा ना हो कि आप 1.5 महीने पुराना अपडेटेड अकाउंट्स उठा के डाल दें, 15 दिन से बड़ा फासला नहीं होना चाहिए, नॉट अर्लियर देन 15 डेज बिफोर डेट ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की डेट से 15 दिन से ज़्यादा पीछे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है जिस दिन आप रिपोर्ट बना रहे हैं, रिपोर्ट में जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट लगाएंगे वो 2 दिन पुराना हो सकता है, 5 दिन पुराना हो सकता है, मैक्सिमम 15 दिन पुराना हो सकता है, 15 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये लेटेस्ट क्यों नहीं डाल रहे, आज का डाल दें। असल में सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं डालना, उसको ऑडिट भी करवाना है। तो हो सकता है आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएं, उसका 8-10 दिन में ऑडिट करवाएं, फिर उसको खूबसूरत तरीके से बना के और रिपोर्ट में डाल दें। तो इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में होगा कि रिसीव्स कितनी हुई, पेमेंट्स कितनी हुई, बैलेंस हाथ में कितना है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह पे क्या खर्चे और एस्टीमेट वगैरह है, फिर डायरेक्टर्स कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी वगैरह कौन है, कोई शेयर्स वगैरह पे कोई कमीशन दिया है खासतौर पे डायरेक्टर्स वगैरह, उनसे रिलेटेड किसी पर्सन को तो नहीं दिया, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो उन्होंने कर लिया और मेंबर्स के सामने रखना है जो वो डिस्कस करें, अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट थे या नहीं थे, कंपनी के बिजनेस अफेयर्स इनकॉर्पोरेशन से लेके अब तक के क्या चल रहे हैं, ये सारी बातें। तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में बेसिकली आपने ये सारी चीज़ें डिस्कस की और रिपोर्ट बना के मेंबर्स को भेज दी, मेंबर्स उसे देखेंगे और डिसीजन लेंगे। देन ऑथेंटिकेशन कौन करेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव और कम से कम एक डायरेक्टर साइन करेगा, और लिस्टेड कंपनी होगी तो सीएफओ ऑल्सो साइन करेगा। याद है ये वाली बातें, ये अकाउंट्स की साइनिंग रिक्वायरमेंट थी, वही इस रिपोर्ट की भी साइनिंग। रिपोर्ट के साथ ऑडिटर की रिपोर्ट होगी जिसमें वो बताएगा कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैसी हुई थी, कैश सही आया था, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वगैरह को वो देखेगा और आप रजिस्ट्रार को उसकी कॉपी भी जमा करा देंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट स्टैट्यूटरी मीटिंग, वो जो पहली ऑफिशियल बड़ी होने वाली मीटिंग है। स्टेप 2 की तरफ आते हैं, एजीएम, सालाना होने वाली मीटिंग, वो मीटिंग जो हर साल हो रही है। अब पहली मीटिंग एजीएम और सब्सिक्वेंट कब होती है वो टाइमलाइन आपको पता है, तो बस अब इसको सीधा सीधा देखते हैं। फर्स्ट एजीएम 16 मंथ्स में होगी और सब्सिक्वेंट 120 डेज ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, याद है। फिर चूंकि वो सब्सिक्वेंट है, एनुअल जनरल मीटिंग है, तो ये हर साल होगी। अगर ये 120 दिन की कैलकुलेशन करते करते कोई एक ऐसा साल गुजर रहा हो जिसमें एजीएम नहीं हुई, तो 31 दिसंबर डेडलाइन बन जाएगी, क्योंकि हर 20वीं साल में, फाइनेंशियल ईयर नहीं, ये जो कैलेंडर ईयर होता है, हर कैलेंडर ईयर में भी एजीएम होनी चाहिए। 30 दिन की एक्सटेंशन मिल सकती है, सारी बातें आपको पता है। नोटिस कम से कम 21 दिन पहले देना है, और लिस्टेड कंपनी अगर होगी तो नोटिस एक उर्दू एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, याद है वो फ्री वाला पॉइंट कि नोटिस का जिक्र आ गया, अब आप ये कह देंगे। लिस्टेड कंपनी कि एजीएम उसी टाउन में होगी जहां पे वो मौजूद है, जहां उसका रजिस्टर ऑफिस है, या उसकी नियरेस्ट जो भी शहर होगा, अगर वो एक छोटा कस्बा है तो उसके नियरेस्ट जो शहर होगा वहां पे ये मीटिंग होगी। फिर एक बड़ा मज़े का अरेंजमेंट है, वो ये कहते हैं कि लिस्टेड कंपनी के अगर 10% लोग
इकट्ठे होके ये कह दें कि जी हम फलाना शहर में रहते हैं और जो मीटिंग है वो तो हो रही है फलाना शहर। फॉर एग्जांपल कराची में कंपनी लिस्टेड है और लाहौर में उसके मेंबर्स रहते हैं 17-18%। कोई से 10% मेंबर्स इकट्ठे होके या एक अकेला मेंबर 10% रखने वाला अगर ये कह देता है कि यहाँ पे हमें जो है वो मीटिंग करानी है, तो मीटिंग तो अपने असल वाले शहर में हो रही होगी, इनको अपने रेलेवेंट शहर में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि उनको टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग में शामिल कर लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल लाहौर के कुछ लोग हैं और उन्होंने शोर मचा दिया जी हमें तो मीटिंग लाइव अटेंड करनी है, तो हो सकता है कंपनी के मेंबर्स कहें कि यार अब क्या करें, किस तरह से करें। कंपनी का ऑफिस तो कराची में, कंपनी की अरेंजमेंट कराची में है, लेकिन लाहौर के मेंबर्स कहते हैं कि हमने लाहौर में बैठ के देखनी है। तो हो सकता है कंपनी वाले जो है वो हमसे रब्ता करें कि जी आप लोग एक एजुकेशनल कॉलेज हैं, आपके पास स्क्रीन्स होंगी, आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी, तो हम आपको जो है वो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी कि अगर आप हमारे कुछ मेंबर्स की लाइव स्ट्रीमिंग करवा दें। हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है, हम आपसे इतना किराया लेंगे, उनके वो चंद मेंबर्स इस कमरे में आके बैठ जाएंगे, हम टीवी पे वो वाली वीडियो में उनको लाइव करवा देंगे और कैमरे से यहाँ के ऑडियंस को भी ले लेंगे। तो उससे क्या होगा, मीटिंग चल रही होगी वहाँ कराची में और मीटिंग के दरमियान रिले हो रहा होगा स्क्रीन पे कि लाहौर में ये चंद लोग बैठे हुए हैं जो मीटिंग में साथ शामिल है। तो जो लाहौर के लोग हैं जो मीटिंग में साथ शामिल होंगे वो भी वोट कर सकेंगे, वो शो ऑफ हैंड में हाथ खड़े कर सकेंगे, वो फिजिकल अटेंडीज काउंट होंगे उस मीटिंग के लिए। दोबारा सुन लें, ये फैसिलिटी हर जगह नहीं है। 10% वोटिंग पावर रखने वाले अगर किसी लिस्टेड कंपनी में ये कहते हैं कि हमारे अपने शहर में हमें मीटिंग अटेंड करने की अपॉर्चुनिटी दें, तो कंपनी इज बाउंड के कंपनी उनको उनके शहर में अरेंजमेंट करवा के देगी मीटिंग्स। ठीक, उनको उनके अपने शहर में अरेंजमेंट करवा के दिया जाएगा कि वहाँ पे वो टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग अटेंड कर लें। टेली वीडियो इस कि आपको उधर से इधर और इधर से उधर दोनों तरफ से बातचीत जारी हो। तो इसी तरह की एक स्क्रीन लगी हुई है, सब उसको देख रहे हैं मीटिंग की कार्रवाई को, और साथ में यहाँ के लोग वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ के लोग इनको देख सकते हैं। तो लिस्टेड में है, अगर वो कहेंगे और कम से कम उनको एजीएम से 7 दिन पहले कहना होगा, तब कंपनी उनको फैसिलिटेट करेगी। सिंगल मेंबर कंपनी को एजीएम कराने की जरूरत नहीं है, वो अपने सारे मेंबर्स को बुला के मत बताए कि क्या हुआ पूरे साल। ये वाली बात हमने पहले पढ़ी थी, तो ये सेक्शन आधा तो आपको पहले से ही पता था। ईओजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग, हम कहते हैं कोई भी मीटिंग एजीएम और स्टैच्यू मीटिंग के अलावा है वो ईओजीएम है। इसका भी 21 दिन का नोटिस है, लेकिन चूंकि ये हंगामी मीटिंग है तो इसका अगर सारे मेंबर्स चाहें तो 21 दिन से छोटा नोटिस भी हो सकता है। अगर मेंबर्स ही 6-7 हैं और वो कहते हैं यार छोड़ो 10 दिन में हम इकट्ठे होते हैं, तो अगर सारे मेंबर्स मुतमईन हैं तो 21 दिन से छोटा नोटिस हो सकता है। और अगेन लिस्टेड कंपनी होगी तो एक उर्दू एक इंग्लिश न्यूज़पेपर वाली बात। अच्छा, फिर हम ये कहते हैं कि अनलिस्टेड कंपनी में शॉर्टर नोटिस हो सकता है। लिस्टेड कंपनी के केस में आपको 21 दिन का नोटिस ही लाजमी देना होगा। डायरेक्टर किसी भी वक्त एजीएम ईओजीएम करवाना चाहें, ईजीएम या ईओजीएम, तो वो करवा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स नहीं, मेंबर्स की ख्वाहिश है ईओजीएम करवाने की, फिर क्या होगा, तो फिर हम कहेंगे कि मीटिंग ऑन रिक्विजिशन ऑफ मेंबर। ये वाहिद मीटिंग है जो मेंबर की फरमाइश पे भी हो सकती है। अगर 10% वोटिंग पावर रखने वाले मेंबर्स एक जगह इकट्ठे होके और ये तय करते हैं कि मीटिंग हम चाहते हैं कि मीटिंग हो, एक अकेला बंदा 10% वोटिंग पावर रखता हो या चंद बंदे मिलजुल के 10% वोटिंग पावर रखते हो, तो वो कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई काइंडली हमारे लिए मीटिंग करवाएं। इसको हम कहेंगे मीटिंग ऑन रिक्विजिशन ऑफ मेंबर, और ये जिन्होंने रिक्विजिशन दी है ये रिक्विजिशनिस्ट कहलाएंगे। ये मीटिंग का एजेंडा भेजेंगे कंपनी को और कहेंगे कि हम कब चाहते हैं कि मीटिंग हो। कंपनी के डायरेक्टर्स 21 दिन के अंदर अंदर इनके कहने पे नोटिस भेजेंगे सबको, यानी कि मीटिंग के लिए लोगों को बुलाएंगे, कोई एक्शन लेंगे। नोटिस 21 दिन के अंदर भेजेंगे, नोटिस में हो सकता है वो कुछ दिनों का गैप दे दें। रिक्विजिशन के 90 दिन के अंदर मीटिंग हो जानी चाहिए इन एनी केस। तो इन्होंने रिक्विजिशन दी है, ये 21 दिन तक वेट करेंगे कि क्या डायरेक्टर हमारी इस रिक्विजिशन पे अमल कर रहे हैं। अगर उन्हें नजर आता है कि डायरेक्टर्स आर नॉट सीरियस और वो रिक्विजिशन पे अमल नहीं कर रहे, तो रिक्विजिशनिस्ट ये मीटिंग खुद भी करवा सकते हैं। जब ये खुद करवाएंगे तो उसके खर्चे भरेंगे,
फिर उसका खर्चा ये कंपनी से क्लेम करेंगे, कंपनी बाउंड है इनको रीइंबर्स करे, और कंपनी लॉ ये कहता है कि डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स जिन्होंने ये मीटिंग नहीं करवाई उनकी रेमुनरेशन में से, उनके अलाउंसेस में से काट के इनको पैसे देगी। अगर ये मीटिंग खुद भी करवाएं तो भी 90 दिन की डेडलाइन है, और मीटिंग डायरेक्टर इनके कहने पर करवाएं तो भी 90 दिन की डेडलाइन है, यानी डेट ऑफ रिक्विजिशन के 90 दिन के अंदर अंदर मीटिंग हो जानी चाहिए। क्लियर? तो ये एक ओवरऑल इससे रिलेटेड चीज़ें। SECP भी मीटिंग्स कॉल कर सकता है। अगर एक मीटिंग AGM टाइम पे नहीं होती, स्टैची मीटिंग टाइम पे नहीं होती, रिक्विजिशनिस्ट कहते रहते हैं और उनकी EOGM नहीं करवाई जाती, तो जो मीटिंग नहीं हो रही है वो मीटिंग SECP होल्ड करवा सकता है। और SECP कहेगा कि जो मेरी कराई गई मीटिंग्स हैं उसमें मेरे रूल्स चलेंगे। इवन SECP ये तक कह सकता है कि एक बंदा भी आ गया ना मीटिंग में तो हम मान लेंगे कि कोरम पूरा है, यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी है, और उस मीटिंग को एग्जीक्यूट करा देंगे। तो जो मीटिंग कंपनी की ड्यू थी, स्टैचुटरी मीटिंग डेडलाइन में नहीं करवाई, AGM अपनी टाइमलाइन में नहीं करवाई, या मेंबर्स की रिक्विजिशन पे रिक्विजिशनिस्ट की मीटिंग नहीं करवाई, तो इन सारे केसेस में ये मीटिंग कौन कौन करवाएगा? SECP। और SECP की मीटिंग में कोई भी रूल्स हो सकते हैं, इवन एक बंदा भी आ जाए तो कोरम पूरा है। फिर इस मीटिंग का खर्चा SECP डिसाइड करेगा कि ये खर्चा किससे लिया जाए, ये खर्चा कंपनी के कौन कौन से ऑफिसर के जिम्मे डाला जाए, तो जो SECP जिसके जिम्मे खर्चा डालेगा उससे पर खर्चा ले लिया जाएगा। डन। मीटिंग को अगर इनवैलिड डिक्लेयर करना हो, आपको याद है रेजोल्यूशन जो मेंबर्स की थी वेरिएशन की, अगर उसको इनवैलिड डिक्लेयर करना हो तो कौन लोग कितने दिनों में कहाँ जाते थे? विद इन 30 डेज 10% लोग कहाँ कोर्ट के पास जाते थे। अब याद रखना है, जब भी पेपर में किसी मीटिंग की कार्रवाई को इनवैलिड डिक्लेयर करना हो ना, तो हमेशा यही रूल है। हमारे सिलेबस में 3 जगह है। मेंबर्स के राइट्स चेंज करने को अगर कैंसिल करना हो, डायरेक्टर्स के इलेक्शन के किसी रिजल्ट को चैलेंज करना हो, या मीटिंग की किसी कार्रवाई को चैलेंज करना हो, तो हमेशा याद रखना है 10% लोग 30 दिनों के अंदर अंदर अदालत के पास जा सकते हैं, और फिर अदालत उस मीटिंग की पूरी कार्रवाई, उस मीटिंग की सिलेक्टेड कार्रवाई को कैंसिल करने का हक रखती है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो ये इन सारी जगह सेम सेक्शन है। 10% लोग 30 दिनों में उस डिसीजन के अदालत के पास पहुंचे तो वो कह सकते हैं मीटिंग में इरेगुलरिटी थी, ये वोटिंग सही नहीं हुई थी, इस नोटिस में ये मसला था, फलाना ये था। तो अगर वो 30 दिनों में अदालत जाके साबित कर देते हैं तो फिर ये मीटिंग नल एंड वॉइड हो जाएगी। डन? या मीटिंग की सिलेक्टेड कार्रवाई नल एंड वॉइड हो जाएगी। ये पहला पोर्शन खत्म हुआ। मीटिंग के अंदर जो है ना, पहला पोर्शन था डिफरेंट टाइप ऑफ मीटिंग्स। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, डॉक्यूमेंट्स और नोटिस वगैरह की सर्विस कैसे होती है। रिपीटिंग बातें हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन कंपनी या उसके किसी ऑफिसर को देना है तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी दिया जा सकता है अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट। फिजिकली दे दिया, साइन ले लिया। पोस्ट या कोरियर से भी भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी भेज सकते हैं। और फिर जब उन्होंने सोचा कि कल को हम कोई और तरीका भी बता दें तो उन्होंने कह दिया इन एनी अदर मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। फिर कोई भी डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन अगर SECP या रजिस्ट्रार को देना है तो उनके पास अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं, पोस्ट या कोरियर, इलेक्ट्रॉनिक या नहीं अदर। इनको 4 ही बातें पता है। या एक बंदे को पर्सनली दे के उनसे साइन ले ले, या उसको सादा खत या कोरियर करवा दिया जाए, या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेज दिया जाए, या किसी ऐसे तरीके से जो कभी फ्यूचर में बता दिया जाएगा। तो कंपनी को नोटिस भेजना है तो उसका क्या तरीका है, और SECP या रजिस्ट्रार को नोटिस भेजना है, वो कंपनी को नोटिस भेजेंगे तो इन 4 में से किसी तरीके से, कंपनी रजिस्ट्रार को नोटिस भेजेगी तो इन 4 में से किसी तरीके से। डन? अब नोटिस, कंपनी जो मेंबर्स को नोटिस भेज रही है, याद है वो 4 तरीके। तो कंपनी भी मेंबर्स को नोटिस भेजेगी, या तो अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट 6 मेंबर्स हैं, सबको पकड़ा दिया, उनसे कहा साइन कर दें, सामने सामने ही तो बैठे थे, या पोस्ट कोरियर या इलेक्ट्रॉनिक या एनी अदर स्पेसिफाइड। अब नोटिस क्या है? नोटिस के बारे में हम बात करते हैं कि नोटिस एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू कंपनी की मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है। ज़्यादातर ये 21 दिन पहले होता है, लेकिन कुछ केसेस में हमने देखा है कि कम टाइम भी हो सकता है। इसमें लिखा होगा कौन से दिन, कौन से टाइम पे, कौन सी जगह पे कंपनी की मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग का क्या एजेंडा है, इस मीटिंग में चीज़ें क्या डिस्कस हो रही होंगी। ये सारी बातें नॉर्मली नोटिस में होती हैं। तो नोटिस से रिलेटेड छोटी छोटी सी बातें, फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, नोटिस में प्लेस, डेट, टाइम वगैरह होगा। नोटिस अलॉन्ग विद स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस, जो ट्रांजैक्ट होगा, बिजनेस कहते हैं एजेंडा, मीटिंग का जो एजेंडा होगा उसके अलावा इसमें नोटिस के साथ मीटिंग के एजेंडे की स्टेटमेंट भेजी जाएगी कि क्या है, और किस किस को भेजेंगे, मेंबर या क्लास ऑफ मेंबर जो एंटाइटल्ड है,
डायरेक्टर्स को भेजेंगे, कंपनी के ऑडिटर्स को भेजेंगे, और कोई भी और शख्स जो मेंबर के मरने वगैरह की वजह से उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन गया। एक बंदा मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एक बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका ऑफिशियल असाइनी, हर वो शख्स जो मेंबर के बिहाफ पे मीटिंग अटेंड कर सकता है। तो नोटिस सारे मेंबर्स को, सारे ऑडिटर्स को, सारे डायरेक्टर्स को और उन सारे एलिजिबल पर्सनस को जो कि मेंबर्स की नुमाइंदगी करने आएंगे भेजा जाएगा। नोटिस से रिलेटेड 2-3 छोटी छोटी सी बातें। अगर आप नोटिस पोस्ट से भेज रहे हैं और आपने पोस्ट सही से कर दी है तो समझा जाएगा आपकी जिम्मेदारी अदा हो गई। बात समझना ज़रूरी है। अगर 21 दिन पहले हमने नोटिस भेजना था, 21 दिन पहले नोटिस भेजने का मतलब ये नहीं है कि 21 दिन पहले मेरी कंपनी से रवाना होगा। 21 दिन पहले बंदे को पहुंच जाना चाहिए। तो फिर मुझे 21 दिन में कुछ दिनों का मार्जिन रखना है। मैं देखूंगा मेरे पूरे पाकिस्तान में शेयर होल्डर्स कहाँ हैं। पता लगा मेरे शेयर होल्डर्स स्कर्दू तक है। स्कर्दू तक एक खत सबसे लेट पहुंचेगा 7 दिन में, बाकी जगह पे 3 दिन 4 दिन में पहुंच जाएगा। तो अगर मैं 21 दिन में मजीद 7 दिन का मार्जिन रख के कोई 28 दिन और उसमें भी एहतियातन को 31 दिन पहले खत रवाना करूं, अगर मैं एक सफिशिएंट मार्जिन रख के खत रवाना करूं और अपनी तरफ से ईमानदारी से खत पकड़ूं, उस पर एड्रेस लगाऊं, उस पर स्टैंप लगाऊं, उस पर टिकट वगैरह लगाऊं और सारी कार्रवाइयाँ पूरी करूं, तो अब अगर वो नोटिस किसी वजह से नहीं मिल सका, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यानी कंपनी अगर साबित कर दे कि कंपनी ने बाकायदा उसको प्रीपे किया था, उस पर स्टैंप लगाई थी, उस पर सारा काम किया था, एड्रेस लिखा था, तो अब कंपनी की जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी। यानी कि नोटिस लीगली सर्व समझा जाएगा कि आपने अपनी तरफ से सर्विंग भेज दिया। अब डाकिया मर गया, अब हम क्या कर सकते हैं? लेटर पानी में भीग गया, सैलाब आ गया, कुछ और इस तरह का हो गया, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम नॉर्मली कहते हैं कि जब भी एक कंपनी नोटिस भेजती है और वो अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देती है तो उसके बाद कंपनी की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। डन। फिर अगर जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने मिलकर शेयर लिया हुआ है, किसको नोटिस भेजें? जिसका नाम पहले लिखा हुआ है रजिस्टर में। रजिस्टर में वो अपना नाम लिखवाते हैं, वो जिस तरतीब में नाम लिखवाते हैं, आप जिस बंदे का नाम सबसे पहले लिखा हुआ है उसको नोटिस भेज देंगे। समझा जाएगा कि नोटिस आपका पहुंच गया। ठीक है जी। हम ये कह रहे हैं जॉइंट शेयर होल्डर्स के केस में, जॉइंट होल्डर्स में से जिसका नाम पहले लिखा हुआ है उसको भेज देने से आपकी तरफ से पूरा हो जाएगा। डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जाएगा, इंसॉल्वेंसी के केस में ऑफिशियल असाइनी वगैरह को जाएगा। अगर किसी मेंबर को गलती से नहीं मिला खत तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मीटिंग खुद ब खुद इनवैलिड हो गई। हाँ, अगर मीटिंग के 30 डेज तक अदालत में जाके वो साबित कर देता है कि यहाँ बेईमानी हुई थी, गड़बड़ हुई थी और इस तरह के मसलों मसाइल हुए थे, तो फिर मीटिंग इनवैलिड हो सकती है। लेकिन किसी मेंबर तक नोटिस का ना पहुंचना खुद ब खुद मीटिंग को इनवैलिड नहीं कर देगा। एक्सीडेंटल ओमिशन टू गिव नोटिस टू या नॉन रिसीट ऑफ नोटिस बाय एनी मेंबर शैल नॉट इनवैलिडेट प्रोसीडिंग एट एनी मीटिंग। प्रोसीडिंग खुद ब खुद इनवैलिडेट नहीं होंगी। हाँ, लेकिन अगर वो चैलेंज करेगा और अदालत को लगेगा कि अहम मेंबर था, क्यों नहीं पहुंचा, गफलत क्यों हुई, अदालत कैंसिल करना चाहे कर देगी। किसी को नोटिस ना मिलने से मीटिंग खुद ब खुद इनवैलिड नहीं हो जाएगी। और वो टेक्निकल पॉइंट जो था, जब नोटिस पोस्ट से भेजा जाता है, सर्विस ऑफ नोटिस शैल बी डीम टू बी इफेक्टिव। आपकी तरफ से सर्विस ऑफ नोटिस मान ली जाएगी जब आपने प्रॉपर्ली एड्रेस किया, प्रीपे किया। प्रीपे का मतलब आपने पहले से उसका टिकट वाला वो परचेज किया, पोस्ट कर दिया, अपनी तरफ से खत रवाना कर दिया। अनलेस कॉन्ट्रेरी प्रूव, अनलेस के साबित हो जाए कि कोई और नीयत खराब थी, टू हैव बीन इफेक्टिव, वो इफेक्टिव माना जाएगा एट द टाइम एट विच द लेटर विल बी डिलीवर्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। उस टाइम पे कंसिडर कर लिया जाएगा कि अगर आपने उतने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट में चीज़ भेजी, यानी अगर मैंने स्कर्दू खत भेज दिया और ये माना जाता है कि 7 दिन में पहुंच जाएगा, तो ये समझा जाएगा कि 7 दिन बाद पहुंच गया होगा। लिस्टेड कंपनी में 10% वोटिंग पावर रखने वालों को आप ये राइट बताएंगे कि आप टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड कर सकते हैं। तो अगेन ये रिपीट हो रही है बात। स्पेशल बिजनेस मीटिंग में क्या होगा? मीटिंग में एजेंडा का जिक्र होगा। एजेंडा के लिए वर्ड इस्तेमाल करता है लॉ बिजनेस। तो जब भी आप मीटिंग के लिए लोगों को बुलाएंगे तो बताएंगे कि इस मीटिंग का बिजनेस क्या है, इस मीटिंग का एजेंडा क्या है। 2 तरह के बिजनेस होते हैं। जो एजीएम के 4 कॉमन इश्यूज होते हैं ना, उनको हम कहते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। वो 4 बातें जो नॉर्मली एजीएम में होती हैं। कौन सी 4 बातें भला? डायरेक्टर्स का इलेक्शन, डिविडेंड, अकाउंट्स, ऑडिटर। हमारे सिलेबस में 3 है, ऑडिटर नहीं है, लेकिन ये 4 चीज़ें ऑर्डिनरी बिजनेस हैं।
इन 4 को वो कहते हैं कि स्पेशल बिजनेस इन 4 ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा किसी को कहेंगे, यानी जो ऑर्डिनरी नहीं है वो स्पेशल है। यानी ये 4 डिफाइंड है, इन 4 के अलावा कोई भी चीज़ होगी तो वो नई चीज़ है। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स कहते हैं कि जी हमने एक इन्वेस्टमेंट करनी है, आओ मेंबर्स मीटिंग में और बताओ हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। तो इतना जुमला काफ़ी नहीं है। आप उन्हें बताएंगे कि हम कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कंपनी को क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा, ये सारी बातें आप उन्हें बताएंगे। डन। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेशल बिजनेस इज समथिंग अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस। और ऑर्डिनरी बिजनेस किसे कहते हैं? इन 4 को। तो इन 4 के अलावा जो भी होगा वो स्पेशल बिजनेस होगा। तो जब भी मीटिंग में कोई स्पेशल बिजनेस होगा तो मीटिंग की स्टेटमेंट नोटिस के साथ एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट होगी जो स्पेशल बिजनेस की डिटेल बता रही होगी। इफ एनी स्पेशल बिजनेस विल बी डिस्कस्ड एनी मीटिंग, नोटिस शैल इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स अबाउट दैट बिजनेस। और अगर कोई खास ऐसा एजेंडा है जिसमें किसी डॉक्यूमेंट की अप्रूवल चाहिए तो बजाय इसके कि आप नोटिस के साथ लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट भेजें पूरे पाकिस्तान, आप लोगों से कहेंगे भाई ये नोटिस हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस या फलाना जगह पड़ा हुआ है, अगर आपने आके देखना है तो आप आके देख सकते हैं। डन। तो सेकंड पोर्शन फिर जो सर्विस और डॉक्यूमेंट्स नोटिस वगैरह ये खत्म होता है। अब मीटिंग्स की कंडक्शन, मीटिंग किस तरह से होगी, मीटिंग की कार्रवाइयाँ वगैरह, उसमें चंद छोटे छोटे से सवाल हैं। चेयरमैन कौन होगा मीटिंग का? चेयरमैन कहते हैं जो मीटिंग की सदारत करता है, कंपनी की नहीं, मीटिंग की सदारत करता है। जैसे कंपनी का हेड होता है चीफ एग्जीक्यूटिव, कंपनी का हेड चीफ एग्जीक्यूटिव, लेकिन मीटिंग का हेड चेयरमैन। ये ऐसे ही है जैसे हम पाकिस्तान के मेंबर्स हैं, हम लोग अपने अपने इलाके से कुछ नेक मुत्तकी परहेजगार लोगों को सेलेक्ट करके जो है वो भेजते हैं असेंबलियों में, वो पाकिस्तान के डायरेक्टर्स हो गए, हम मेंबर्स हो गए पाकिस्तान के, और हमने जिनको इलेक्शन से भेजा वो डायरेक्टर्स हो गए। उन्होंने आपस में सबसे शरीफ आदमी को चूज़ किया अपने हेड के तौर पे, तो जो असेंबली मेंबरान जिसको वज़ीर आज़म चूज़ करते हैं वो हो गया चीफ एग्जीक्यूटिव। फिर वो जब उनकी मीटिंग्स होती हैं, यानी कि जब असेंबली की कार्रवाई होती है, तो उसके लिए भी एक हेड मुंतखब किया जाता है भला, स्पीकर। हम कहते हैं जी स्पीकर ने ऐसे ही कहा, स्पीकर ने कहा आप बोलें, स्पीकर ने कहा आप बोलें, तो स्पीकर मीटिंग का हेड होता है, उन सब का हेड नहीं होता, लेकिन वज़ीर आज़म उन सब का हेड होता है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनी के डायरेक्टर्स या ओवरऑल कंपनी का हेड है, लेकिन चेयरमैन मीटिंग का हेड है। तो जब भी आपको मीटिंग करानी है यू मस्ट हैव अ चेयरमैन जो मीटिंग को रेगुलेट करे। चेयरमैन कहाँ से आएगा? पहला रूल ये है कि जो डायरेक्टर्स की मीटिंग का चेयरमैन है ना, वही मेंबर्स की मीटिंग का चेयरमैन होगा। जो डायरेक्टर्स की मीटिंग को हेड करता है वही मेंबर्स की मीटिंग को हेड करेगा। अगर वो अवेलेबल नहीं है या वो विलिंग नहीं है, अवेलेबल है उसका गला ख़राब है, अवेलेबल है उसकी नीयत ख़राब है, अवेलेबल है उसे पता है कि आज बहुत अंडे टमाटर पड़ने हैं, इशू इस तरह का है, तो अगर वो वाला बंदा अवेलेबल ना हो या 15 मिनट गुजरने तक मीटिंग स्टार्ट हुए 15 मिनट का टाइम हो गया, चेयरमैन साहब नहीं पहुंचे या मौजूद है लेकिन विलिंग नहीं है, तो फिर डायरेक्टर्स में से कोई चूज़ हो जाएगा। डायरेक्टर्स आपस में से किसी को कह देंगे, अगर उस मीटिंग में कोई डायरेक्टर्स आए हुए हैं 2-3 मेंबर्स की मीटिंग में, तो उनमें से कोई डायरेक्टर बन जाएगा चेयरमैन। अगर डायरेक्टर्स भी मीटिंग में मौजूद नहीं है या मौजूद है और वो विलिंग नहीं है, तो फिर तीसरा लेवल आएगा, मेंबर्स आपस में से इलेक्शन के थ्रू किसी एक को उस मीटिंग का, उस वाली मीटिंग का चेयरमैन बना देंगे। अगली मीटिंग में फिर वही असल वाला चेयरमैन होगा। तो चेयरमैन या डायरेक्टर्स का चेयरमैन होता है, या वो मौजूद ना हो तो डायरेक्टर्स में से कोई होता है, या वो भी मौजूद ना हो तो मेंबर्स में से। मौजूद ना हो या विलिंग ना हो, मौजूद ना होने का क्राइटेरिया है मीटिंग स्टार्ट होने का 15 मिनट। डन। वोटिंग कैसे होगी? मीटिंग में वोटिंग कैसे होती है? वोटिंग 2 मशहूर ज़माना तरीके से होती है। एक को हम कहते हैं शो ऑफ हैंड और एक को हम कहते हैं पोल। शो ऑफ हैंड में इंसान काउंट होते हैं, पोल में वोटिंग पावर काउंट होती है। तो फास्टेस्ट तरीका ये है कि आप शो ऑफ हैंड की तरफ जाते हैं। कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में तो सबके पास एक वोट है, हैविंग शेयर कैपिटल में आपके पास वोटिंग पावर अलग अलग हो सकती है, लेकिन शो ऑफ हैंड में सब बराबर होते हैं। वोटिंग नॉर्मली शो ऑफ हैंड से की जाती है, अनलेस के कोई बंदा कहे जी मुझे तो पोल करवाना है। हर बंदे के पास एक वोट होगा। जब लोग हाथ खड़ा करेंगे, चेयरमैन कहेगा हाँ भाई इस इशू के ऊपर आप लोगों की अप्रूवल चाहिए, हाथ खड़ा करें। कुछ लोग हाथ खड़ा करेंगे, कुछ हाथ नहीं खड़ा करेंगे। वो गिनेगा और गिन के कहेगा इतने लोगों के हाथ खड़े हैं, इसका मतलब है इतनी फीसद मेजॉरिटी ने अप्रूव कर दिया कि ये डिसीजन ऐसे होगा। क्लियर? तो ये शो ऑफ हैंड। अब शो ऑफ हैंड का रिजल्ट चेयरमैन एक्सप्रेसली अनाउंस करेगा। ऐसा नहीं है कि हाथ खड़े देखे, कुछ हाथ खड़े थे कुछ नहीं थे, उसने देखा और मुस्कुरा दिया। इससे कंफ्यूजन होगी कि कौन जीता कौन हारा, कितने परसेंट मेजॉरिटी से। तो चेयरमैन एक्सप्रेसली बताएगा कि क्या ये यूनानिमस थी, मतलब 100% लोग थे,
या ये इतने परसेंट मेजॉरिटी, तो बताएगा कि 40 में से 28 लोगों के हाथ खड़े होने का मतलब है कि इतने 70% मेजॉरिटी ने इस डिसीजन को ओके कर दिया, और उसके बाद वो मिनट्स में लिख देगा कि हाँ भाई ये डिसीजन हुआ था। लेकिन अगर इस वक्त डिसीजन रिकॉर्ड होते वक्त या उससे पहले मेंबर्स के हाथ खड़े देख के कुछ मेंबर्स को तशवीश हुई, उन्होंने कहा शो ऑफ हैंड में तो बात मजाक में चली गई, इसमें तो गरीब मेंबर भी बराबर हो गया, एक बंदा 1 शेयर रख के बैठा हुआ है और मैं 1 करोड़ शेयर रख के बैठा हुआ हूँ, दोनों बराबर हो गए, शो ऑफ हैंड में तो बराबर है। और वो दूर बैठे लोग जो स्क्रीन के पार नजर आ रहे हैं, वो जो लिस्टेड कंपनी वाले थे, उनके भी हाथ खड़े हुए थे। तो शो ऑफ हैंड में इंसान गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते। 1 शेयर वाला मेंबर और 1 करोड़ शेयर वाला मेंबर बराबर हो जाते हैं हाथ खड़ा करने वाले उसमें। अगर यहाँ मेंबर चाहते हैं कि नहीं वोटिंग पावर काउंट हो, क्वांटिटी काउंट ना हो, तो वो पोल डिमांड कर सकते हैं। अगर चेयरमैन को भी खुद लगे कि ये गलत हुआ, तो वो पोल की तरफ जा सकता है। पोल क्या है? पोल में बिफोर और ऑन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय शो ऑफ हैंड पोल लिया जा सकता है, चेयरमैन खुद कर सकता है, या 10% वोटिंग पावर वाले चेयरमैन को कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे पोल करवाओ। इसमें जब पोल होगा तो फिर वोटिंग पावर काउंट होगी, और पोल में सामने मौजूद लोग भी शामिल हैं, और जो घर बैठे दोस्त जिन्होंने प्रॉक्सी बना के किसी को भेज दिया था, अपने वोट किसी और को दे दिए थे, वो भी अपने वोट कास्ट कर सकते हैं। तो पोल में आप जरा ज्यादा वोटिंग पावर को फैसिलिटेट कर सकते हैं। अब पोल एक लंबा प्रोसेस है, शो ऑफ हैंड फास्ट था, 70-80 लोग बैठे हुए हैं, उसने कहा हाथ खड़े करो, लोगों हाथ खड़े किए, उसने ऐसे ऐसे गिन के कहा लो जी 58 लोगों के हाथ खड़े हैं, डिसीजन ये है। लेकिन जब उन 70 लोगों को पोल का कहा जाएगा तो उन सबको एक एक कागज़ मिलेगा, कागज़ पर लिखेंगे मेरा ये नाम है, ये मेरा इस तरह से, एक मिनट इसको मैं ऐसे करता, वो ये कहेंगे कि मेरा ये नाम है, ये मेरे पास शेयर्स हैं, इतनी मेरे पास वोटिंग पावर है, और मेरा ये फैसला है। फिर अगर कोई किसी ने उसको अपना प्रॉक्सी बना के भेजा, अपने वोट दे के भेजा है, तो कहेगा मैं फलाना का प्रॉक्सी हूँ, ये उसका प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट है, ये उसका नाम है, ये उसके वोट्स हैं, ये मैं उसका वोट इस तरफ कास्ट कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें कागज़ में लिख के बंद करेंगे, एक डब्बे में डाल देंगे, ये सारे कागज़ 70 के 70 लोग अपने अपने खत डाल देंगे, अपने अपने वोट डाल के। फिर चेयरमैन और जिन्होंने पोल डिमांड किया था, अगर 10% लोगों ने पोल डिमांड किया था, उनका एक नुमाइंदा साथ बैठेगा, सारे कागज़ खोलेंगे, सारे वोट कैलकुलेट करेंगे, हिसाब किताब लगाएंगे, और फिर पता लगेगा। आज सिर्फ हिसाब किताब नहीं, जिस बंदे ने जो लिखा है सच लिखा है या नहीं, रजिस्टर से भी चेक किया जाएगा, प्रॉक्सी था या नहीं, ये भी चेक किया जाएगा। तो ये कोई 1.5 घंटे का प्रोसेस है छोटी कंपनी में, और बड़ी कंपनी में तो 2.5-3 घंटे का प्रोसेस है। शो ऑफ हैंड फौरी है, इसलिए रूल क्या है? वोटिंग टू बी डन बाय शो ऑफ हैंड अनलेस पोल इज डिमांडेड। बाय डिफॉल्ट मेथड क्या है? शो ऑफ हैंड। फास्ट है, 5 मिनट में खत्म। लेकिन अगर पोल डिमांड हो गया तो अब मुसीबत पड़ जाएगी। अब ये चेयरमैन डिसाइड करेगा कि क्या इस वक्त मीटिंग में टाइम है। अगर तो अभी टाइम है तो वो अभी पोल एग्जीक्यूट करवा देगा, नहीं तो वो अगले 14 दिन तक पोल को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। वो कह सकता है कि नहीं भाई इस वक्त ये पोल जो है ना अभी करवाना मुनासिब नहीं है, हम इस पोल को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम 7 दिन बाद जब एडजर्न मीटिंग पे इकट्ठे होंगे हम उस वक्त पोल कर लेंगे। 2 पोल कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते। अगर फड्डा पड़ गया है कि चेयरमैन कौन होगा मीटिंग का, ये मीटिंग का सबसे बुनियादी शुरू की बात है। अगर उस वक्त फड्डा पड़ गया और वहां पे लोगों ने कह दिया कि यहाँ पोल करवाओ, वो पोल अभी के अभी करना पड़ेगा, वो आप आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते 14 दिन। दूसरा एक ये डिसीजन कि क्या आज की मीटिंग को एडजर्न करें या ना करें, इस चीज़ पे फड्डा हो जाता है और पोल डिमांड हो जाता है। अब कितना मज़ेदार लगेगा कि चेयरमैन कहे कि काम करते हैं 7 दिन बाद इकट्ठे होके ये डिसीजन लेते हैं कि हमें 7 दिन बाद इकट्ठे होने की ज़रूरत है या नहीं। तो अगर एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग का डिसीजन है वो भी एडजर्न नहीं होगा, चेयरमैन का इलेक्शन है वो भी एडजर्न नहीं होगा। तो देखते हैं, पोल में वोटिंग पावर काउंट होती है, पर्सनली और प्रॉक्सी भी दिए जा सकते हैं। डिमांड ऑफ पोल जो है वो डिमांड करने वाला विड्रॉ कर सकता है। टाइम क्या होगा? इलेक्शन या इलेक्शन ऑफ चेयरमैन या एडजर्नमेंट इमीडिएटली होगा, और बाकी सारे केसेस में कोई भी टाइम जो चेयरमैन को ठीक लगे लेकिन 14 दिन से ऊपर नहीं होना चाहिए, विद इन 14 डेज होना चाहिए। पोलिंग के बाद रिजल्ट फाइनल होगा, चेयरमैन डिक्लेयर करेगा। चेयरमैन पोल को किसी भी तरह से रेगुलेट करना चाहे, कोई भी रूल्स बनाना चाहे, चेयरमैन वहां पे उस वक्त बॉस है, चेयरमैन उस सारे मामले को रेगुलेट करेगा। वोटिंग समझ आई? फिर मीटिंग को अटेंड करने के लिए प्रॉक्सी का एक कॉन्सेप्ट है। जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान को नामजद करता है कि मेरी जगह जाएगा और ये प्रॉक्सी बनेगा, तो वो कहलाता है प्रॉक्सी। छोटे छोटे से बहुत सारे रूल्स हैं। सबसे पहले तो प्रॉक्सी का मेंबर होना शर्त है अगर आर्टिकल्स में आपने कोई और बात नहीं लिखी।
आर्टिकल्स खामोश हैं तो प्रॉक्सी लाजमी मेंबर होना चाहिए, लेकिन आप आर्टिकल्स में लिखें तो एक नॉन मेंबर भी प्रॉक्सी बन सकता है। मैं मीटिंग में नहीं आ सकता, क्या मैं छोटे भाई को भेज दूं, वो मेंबर नहीं है। आर्टिकल्स इजाज़त देता है तो ऐसा होगा, अगर आर्टिकल्स इजाज़त नहीं देता तो ऐसा नहीं होगा। जिसको प्रॉक्सी भेजें वो क्या होना चाहिए, वो एक इंसान होना चाहिए, एक इंसान मेंबर होना चाहिए जिसको आप प्रॉक्सी बना के भेज सकते हैं। प्रॉक्सी वहाँ जाके क्या करेगा, हर वो काम करेगा जो मेंबर कर सकता है। वो वोटिंग में शामिल हो सकता है, यानी कि जो पोलिंग वाली वो है वोटिंग, उसमें शामिल हो सकता है, वोट कास्ट कर सकता है, वोट देना चाहे दे सकता है, वोट ना देना चाहे नहीं दे सकता। वोट दे के येस में वोट करना चाहे, नो में वोट करना चाहे, उसकी मर्जी। हमने अगर किसी को इख्तियार दे के भेज दिया और कल को वो हमारे साथ भी धोखा कर ले तो उसका वोट माना जाएगा। ऐसा नहीं मैं बाद में आके कहूँगा मैंने इसे हाँ पे ठप्पा लगाने का कहा था, इसने ना पे ठप्पा क्यों लगा दिया। ये हमारा कसूर होगा कि हमने गलत नुमाइंदा भेज दिया। मैं अगर किसी को प्रॉक्सी बनाना चाहता हूँ तो रूल ये है कि मैं कंपनी के नाम में खत लिखूंगा। प्रॉक्सी का एक फॉर्मेट, इंस्ट्रूमेंट और आर्टिकल्स में इसका एक फॉर्मेट भी दिया होता है। मैं वो कंपनी को कहूँगा ये बंदा मेरी जगह पे आएगा, नहीं तो हर नोटिस के साथ अटैच करना होगा फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी। जब भी नोटिस आता है, नोटिस के साथ एक टीयरेबल डॉक्यूमेंट होता है प्रॉक्सी, आप उसे वहाँ से फाड़ते हैं और आप उसमें नाम लिख के किसी और को अगर भेजना चाहते हैं तो भेज दें, लेकिन कंपनी को कम से कम आपने 2 फुल डे देने हैं प्रोसेसिंग के लिए। आपका प्रॉक्सी फॉर्म मीटिंग के डेजिग्नेटेड टाइम से 48 घंटे पहले कम से कम पहुंच जाना चाहिए। कंपनी के पास 2 फुल वर्किंग डेज का टाइम हो उसको प्रोसेस करने के लिए। इन 48 दिनों में अगर छुट्टी आ गई तो ये 48 बढ़ के 72 हो जाएंगे। ये दोनों दिन छुट्टी होंगे या मीटिंग से इमीडिएट पहले दोनों दिन छुट्टी हैं तो 4 दिन हो जाएगा। यानी आपने कंपनी को 48 घंटे का प्रोसेसिंग टाइम देना है वर्किंग डेज में। ऐसा नहीं होगा कि मीटिंग से 2 दिन पहले छुट्टी थी और आपने जनाब बिल्कुल आखिरी वर्किंग डे में शाम पे नोटिस भेजा और मंडे वाले दिन आपने कह दिया हाँ जी हमारा प्रॉक्सी आएगा। तो मीटिंग के स्टेटेड टाइम से अगर बुध को दोपहर 3 बजे मीटिंग है तो मंडे को दोपहर 3 बजे तक आपका प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी को मिल जाना चाहिए। एक बंदा एक से ज़्यादा इंसान को अपना प्रॉक्सी नहीं बना सकता। अगर वो ऐसा करेगा, एक से ज़्यादा बंदों को प्रॉक्सी बनाएगा, सारे के सारे इनवैलिड हो जाएंगे। डन? बहुत मुश्किल बात तो नहीं कर रहे हम? ठीक है जी, ये सारी बातें हमारी समझ आ गई कि प्रॉक्सी क्या है, किस तरह से है। कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है। अब जब हैविंग शेयर कैपिटल है ही नहीं तो वोटिंग पावर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो फिर वहाँ प्रॉक्सी नहीं होगा। याद रहे, प्रॉक्सी सिर्फ वोटिंग पावर काउंट करवाता है, शो ऑफ हैंड में काउंट नहीं होता, तादाद में नहीं गिना जाता। सामने का मेंबर हाथ खड़ा करेगा तो वो 2 दफ़ा हाथ नहीं खड़ा करेगा कि एक वो घर बैठा दोस्त है मैं उसके बिहाफ पे हाथ खड़ा कर रहा हूँ। डन? तो दैट वाज ऑल अबाउट प्रॉक्सी कि वोट कर सकता है, स्पीक कर सकता है, मेंबर हो अनलेस आर्टिकल्स इजाज़त दे दें, ऐसे ऐसे कर सकता है, नोटिस में राइट होना चाहिए, वो भेज दे, ऐसे करे और उस तरह से करे, ये सारी बातें। फिर कॉन्सेप्ट आता है रिप्रेजेंटेशन का। इंसान का इंसान नुमाइंदा प्रॉक्सी कहलाता है और इदारे का इंसान नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है। ये याद रखना है फ़र्क। अगर एक इदारे को आप मीटिंग में बुला रहे हैं, फॉर एग्जांपल कंपनियां हैं, आपकी इन्वेस्टर एक कंपनी है, आप उसको बुला रहे हैं आए, अब कंपनी चल के थोड़ी आएगी, उसकी तो टांगे ही नहीं है। आप क्रेडिटर्स को, अपने बैंक वगैरह को जिससे आपने लोन लिया हुआ, आप उसको किसी मीटिंग में बुला रहे हैं। याद है SEC भी मुख्तलिफ मीटिंग में उनसे बुला के, फिर लिक्विडेटर भी अक्सर उनको बुलाता है। तो क्रेडिटर्स को आप बुला रहे हैं, या इसी तरह से फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपकी कंपनी की मेंबर है या उनका कोई इदारा मेंबर है। यानी कि जब भी आप गवर्नमेंट को बना रहे हो कि आपकी मेंबर है, किसी और कंपनी को बीइंग अ मेंबर बुला रहे हो या किसी क्रेडिटर को बुला रहे हो, दे ऑल हैव अ राइट कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेज दें। वो एक बंदे को ऑथराइज कर दें कि ये बंदा हमारी जगह आएगा। वो बंदा मीटिंग में आके एक इंडिविजुअल मेंबर के तौर पे शामिल होगा। हमारी ये कंपनी, उसके पास 30% वोटिंग शेयर्स हैं हमारे। जब वो नुमाइंदा भेजेंगे तो वो एक नुमाइंदा 30% वोटिंग पावर वाला मेंबर काउंट होगा और उसके पास हर वो इख्तियार होगा जो कि एक मेंबर के पास होता है। इवन गवर्नमेंट के नुमाइंदे पे तो लॉ ने ये तक लिख दिया कि अगर वो आगे से प्रॉक्सी भी अपॉइंट करना चाहे तो वो कर सकता है। तो याद रहेगा, तीनों रिप्रेजेंटेशन में एक ही तरह की बात लिखी है कि कोई भी इदारा अगर दूसरे इदारे मेंबर है या वो उसकी मीटिंग में बुलाया जाता है तो वो किसी शख्स को ऑथराइज करके भेज दें और वो ऑथराइज मेंबर जो है वहाँ पे आके प्रॉपर तरीके से अटेंड कर सकेगा। डन? कोरम जी जी, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर काउंट हो रहा है, प्रॉपर मेंबर काउंट हो रहा है तो फिर वो शो ऑफ हैंड में आएगा, वो प्रॉक्सी नहीं है। हमने क्या कहा है, रिप्रेजेंटेटिव, सच रिप्रेजेंटेटिव शैल हैव सेम पावर विच एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी पोजेस एट दैट मीटिंग। उस मीटिंग में जो हर इंडिविजुअल शेयर होल्डर के पास पावर है तो ये शो ऑफ हैंड में काउंट होगा, ये एक मेंबर काउंट होगा। प्रॉक्सी जो है वो एक नुमाइंदा था, अगर वो खुद मेंबर है तो उसका वोट काउंट होता है, लेकिन अगर वो नॉन मेंबर है तो उसका शो ऑफ हैंड काउंट नहीं होता। डन?
कोरम, मिनिमम कितने लोग होंगे तो मीटिंग होगी, वरना मीटिंग नहीं होगी। वो ये कहते हैं कि लिस्टेड कंपनी में 10 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। ये पर्सनली प्रेजेंट होते हैं जो आंखों से नजर आए, जो सामने नजर आ रहे हैं, वो जो साइड पे स्क्रीन लगी हुई है उसमें जो दूसरे शहर वाले नजर आ रहे हैं। तो पर्सनली इन पर्सन चल के आए हो मीटिंग के लिए आपके सामने, या वो वाली जगह जहां हमने उनको टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोवाइड की है। इन 10 मेंबर्स, कम से कम 10 मेंबर्स के पास जो वोटिंग पावर है वो कुल मिला के कम से कम 25% होनी चाहिए। ये 25% वोटिंग पावर भले खुद की हो, भले इसमें प्रॉक्सी भी काउंट होगा। वोटिंग पावर में तो प्रॉक्सी काउंट हो रहा होता है। एक मीटिंग में 150 लोग आ जाए, उनके पास 11% वोटिंग पावर हो, कोरम पूरा नहीं हुआ। एक मीटिंग में 8 लोग आ गए 80% वोटिंग पावर के साथ, कोरम अभी भी नहीं पूरा हुआ। 10 बंदे नजर आने चाहिए एंड उनके पास जो वोटिंग पावर है वो कम से कम 25% हो। उस 25% में शराकत अलाउड है अपनी, प्लस वो जो प्रॉक्सी उनको प्रॉक्सी बना के भेजे उन सबको मिला जुला के। तो लिस्टेड में 10 मेंबर्स 25% वोटिंग पावर, बाकी कंपनियों में 2 मेंबर्स 25% वोटिंग पावर। तो लिस्टेड में ज्यादा है और बाकियों में 2 मेंबर्स चल जाएगा। जिन कंपनी के शेयर कैपिटल ही नहीं है उनका क्या सिलसिला होगा? उन्होंने कहा भाई आप अपने आर्टिकल्स में लिख देना कि मीटिंग अटेंड करने का क्या रूल है। अब आगे क्या होगा? कोरम पूरा नहीं होगा तो क्या होगा? अगर मीटिंग होती है और मीटिंग में कोरम पूरा नहीं होता तो जाहिर है पाकिस्तान है, पहले स्टार्टिंग टाइम पे कौन आ जाएगा? आधा घंटा वेट करें। आधे घंटे तक कोरम पूरा नहीं होता तो अगर तो ये मीटिंग बुलाई थी रिक्विजिशनिस्ट ने, याद है उन्होंने कहा था कि अहम इशू है, मीटिंग होनी चाहिए, और वो कोरम ही पूरा नहीं करके दे सके तो मीटिंग उसी वक्त फारिग हो जाएगी। हम कहेंगे जी आपकी मीटिंग इतनी सीरियस ही नहीं है कि इसमें कोरम पूरा हो, तो वो ख़त्म हो जाएगी। अगर डायरेक्टर्स ने बुलाई थी मीटिंग और कोरम पूरा ना हो तो ये मीटिंग ठीक 1 हफ्ते बाद खुद ब खुद एडजर्न हो जाएगी। 1 हफ्ते बाद के लिए खुद ब खुद एडजर्न हो जाएगी। हफ्ते बाद मीटिंग फिर से होगी उसी जगह उसी टाइम पे। बुध को दोपहर 3 बजे कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पे मीटिंग हो रही थी, अगले बुध को दोपहर 3 बजे कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पे मीटिंग फिर से होगी। फिर से आधा घंटे गुजरने तक अगर कोरम पूरा नहीं होता तो अब भूल जाएंगे कि लिस्टेड कंपनी है, अदर कंपनी, हम वोटिंग पावर भी भूल जाएंगे। हम कहेंगे कोई से 2 इंसान नजर आ रहे हैं, मीटिंग हो सकती है। तो कोई से 2 इंसान भी आ गए ना, जितनी मर्जी वोटिंग पावर वाले, मीटिंग हो जाएगी। अब आप कहेंगे अगर 2 इंसान भी ना आए तो जो मीटिंग नहीं हो पाती वो कौन कराता है? और SECP की मीटिंग में कितना कोरम होता है? 1। अब आप कहेंगे अगर 1 भी ना आ पाए तो वो कंपनियां जो अपने अफेयर्स चलाने में सीरियस नहीं होती, दिस इज वन ऑफ द रीजन जिस पर उनकी वाइंडिंग अप हो सकती है। तो हर जगह कोई ना कोई सोल्यूशन है, लेकिन फिलहाल कोई से 2 लोग आ गए, मीटिंग का कोरम पूरा है, वो मीटिंग हो जाएगी, डन। और 2 भी ना आए तो मीटिंग नहीं होगी, और मीटिंग नहीं होगी तो देखा जाएगा कि कौन सी तरह की मीटिंग थी। चूंकि रिक्विजिशंस वाली तो फारिग हो गई, तो बाकी मीटिंग्स अगर टाइम पे ना हो तो कौन कराएगा? SECP। कोरम क्लियर है? नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का नोटिस कौन भेजता है? कंपनी के डायरेक्टर्स जब मेंबर्स को मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो मीटिंग के साथ उनको रेजोल्यूशन का नोटिस भी भेजते हैं कि मीटिंग में ये करारदाद पास होगी। रिक्विजिशनिस्ट अपनी रिक्विजिशन के साथ ये भेजते हैं। 3 तरह के लोग हैं जो नोटिस दे सकते हैं रेजोल्यूशन का। नंबर 1 डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ कॉलिंग मीटिंग, नंबर 2 रिक्विजिशनिस्ट एट द टाइम ऑफ गिविंग रिक्विजिशन, नंबर 3 5% वोटिंग पावर रखने वाला एक मेंबर। अपनी अपनी किताबों को देख लीजिएगा, ये परसेंटेज 2-3 दफ़ा चेंज हुई है। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2021 ने अब इसको 5% कर दिया, ये बीच में 10% भी हुआ करती थी। तो अगर आपके पास कोई एक आधा अटेम्प्ट आगे पीछे की किताब है तो उसमें इस वक्त गलती से 10% लिखा हुआ होगा, ये अब तादाद 5% हो चुकी है। 5% वोटिंग पावर रखने वाला, उसके पास क्या इख्तियार है? मैं एक मेंबर हूँ, मेरे पास कंपनी का नोटिस आया और उस नोटिस में लिखा था कि ये एजेंडाज डिस्कस होंगे 6, और एक अहम एजेंडा उसमें मिसिंग है। मेरे पास है 17% पावर। एक तरीका ये कि मैं गुस्से में आके EOGM बुलवा लूँ कि यार मेरा एजेंडा तो डाला ही नहीं, ऐसी की तैसी मैं अपने एजेंडे पे मीटिंग बुलवा लेता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि क्योंकि मेरे पास 5% सुपर वोटिंग पावर है, मैं नोटिस में अपना एजेंडा डलवा सकता हूँ। अगर मैं मीटिंग होने से 10 दिन पहले तक अपना एजेंडा कंपनी को भेज देता हूँ, मुझे नोटिस मिला और मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे 21 दिन पहले मिला, मेरी पसंद का एजेंडा नहीं है, मैं मीटिंग के होने से 10 दिन पहले तक अगर अपनी पसंद का एजेंडा कंपनी को भेज दूँ और मेरी वोटिंग पावर कम से कम 5% है तो कंपनी रिवाइज नोटिस बनाएगी और सारे मेंबर्स को इमीडिएटली भेज देगी। एक खुफिया सा छुपा हुआ सा एक सेक्शन है। क्लियर? एडजर्न मीटिंग में होने वाली रेजोल्यूशंस के बारे में, एक मीटिंग आज होनी थी 10 तारीख को, लेकिन वो 1 हफ्ता एडजर्न हो गई और अब वो 18 तारीख को हो रही है मीटिंग।
तो 18 तारीख को होने वाला फैसला वैसे ही वैलिड है जैसे आज वाला, लेकिन उसकी इफेक्टिव डेट 18 है। फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड अप्रूव होना था, आज नहीं हुआ, हफ्ते बाद हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आज से उसके 10 वर्किंग डेज की गिनती शुरू हो जाएगी, वो जिस दिन असल में पास हुआ है वो है। तो ये सेक्शन कहना चाह रहा है कि अगर रेजोल्यूशन जो है जन मीटिंग में पास हुई है तो रेजोल्यूशन शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग पास्ड ऑन द डेट ऑन विच इट वाज इन फैक्ट पास। जिस डेट पे एक्चुअल में पास हुई है वो काउंट होगा और नॉट एन अर्लियर डेट। 10 की एजेंडा 18 पे चला गया और 18 को फैसला हुआ तो 18 इफेक्टिव डेट है, 10 इफेक्टिव डेट नहीं है। कानूनी तौर पे हम कहेंगे कि 10 वाले डिसीजन की तरह कानूनी हैसियत है, वैलिड है, लेकिन इफेक्टिव डेट फ्यूचर है, प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, याद रहेगा। देन रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। प्राइवेट कंपनी जिसमें आपको पता है 50 से कम मेंबर्स होते हैं, और ऐसी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जिसमें 50 से कम मेंबर्स हो, अगर उन्होंने किसी एजेंडा पे मीटिंग करनी है तो मीटिंग करने का एक आसान तरीका यह है कि मीटिंग ना करें और खतों के थ्रू सारी बात कर लें। कंपनी का चेयरमैन या सेक्रेटरी खत लिखे, उस 7 मेंबर्स हैं कंपनी के, 7 को खत भेजा कि हाँ भाई ये इशू है, आप बताएं हाँ में वोट करते हैं या ना में वोट करते हैं। 7 को खत गए, 7 के जवाब आ गए, 5 ने कहा हाँ, 2 ने कहा नहीं, रेजोल्यूशन पास हो गई। वो नोट कर लेगा, आने वाली मीटिंग के मिनट्स में उसको अटैच कर देगा। तो दिस कैन हैपन कि आप इस तरह से भी रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। और आपको पता है नोटिस भेजना तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी हो सकता है। तो कितना मज़ेदार काम हो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ मेंबर्स का, उसमें सेक्रेटरी कहे कि हाँ भाई ये इशू है, इस पर हाँ या ना में जवाब दे दें, कुछ हाँ कहेंगे कुछ ना कहेंगे और रेजोल्यूशन अप्रूव हो जाएगी। तो एक ऐसी रेजोल्यूशन जो मीटिंग में नहीं हुई, जो खतों किताबत से, जो मैसेजेस से ही अप्रूव हो गई, इसको कहते हैं रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। ऑर्डिनरी बिजनेसेस में नहीं आएंगे, वो एजीएम के जो बड़े 4 बिजनेस हैं वो इस तरह से मजाक नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा प्राइवेट कंपनी और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जिसके मेंबर्स 50 से कम होने चाहिए, ये छोटी कंपनियों में अलाउड है। तो ये इस तरह से कर सकते हैं कि एक सर्कुलेशन के थ्रू साइन करवा लें, ये बिल्कुल वैलिड और इफेक्टिव है। जैसे कि जनरल मीटिंग में वो सारे मेंबर्स को रेजोल्यूशन दी जाएगी, मेंबर्स पे ओके या नॉट ओके कर देंगे। मेंबर जब एक दफ़ा एक फैसला दे देगा वो उसको रिवर्स नहीं कर सकता। ये रेजोल्यूशन आने वाली मीटिंग के मिनट्स में नोट कर दी जाएगी। डन। रेजोल्यूशन फाइलिंग एक सेक्शन जो मैं कभी भी नहीं चाहता कि बताया जाए, लेकिन फिर भी सुन लें। जितनी भी स्पेशल रेजोल्यूशन होगी 15 दिन में रजिस्ट्रार को जमा कराएंगे। ये रेजोल्यूशन डायरेक्टर वगैरह की तरफ से साइन हुई भी होंगी। ये कॉपी कभी भी कोई मेंबर आपसे अगर आर्टिकल्स वगैरह मांगे तो आप आर्टिकल्स अमेंडेड स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ देंगे। कभी भी आपके पास जो अपने आर्टिकल्स रखे हुए हैं उसमें जितनी भी स्पेशल रेजोल्यूशन से जो जो चेंजेस आई हैं आप उसको साथ साथ अटैच करते जाएंगे। तो आर्टिकल्स की एक फिजिकल कॉपी होती है और साथ उसके जितनी भी स्पेशल रेजोल्यूशन आप जोड़ देते हैं ताकि पता लग जाए कि इस आर्टिकल्स में बात बात किस किस दिन क्या क्या तब्दीली हुई थी। डन। डिस्क्रिप्टिव सी बात है। आखिरी बात इस चैप्टर की, मिनट्स। मिनट्स किसे कहते हैं? मिनट्स कंपनी की मीटिंग के रिकॉर्ड्स को कहते हैं। मीटिंग्स 2 तरह की, जो मीटिंग्स हुई वो और जो मीटिंग नहीं हुई वो। ये कौन सी है मीटिंग जो नहीं हुई? रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। तो हर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फेयर एंड एक्यूरेट समरी ऑफ ऑल प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग्स। डायरेक्टर मेंबर या कमेटी की जो भी मीटिंग हुई उनके रिकॉर्ड्स रखने हैं, और रिकॉर्ड ऑफ कॉपी ऑफ ऑल रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर पास अदरवाइज देन एट जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग से हटके भी अगर कुछ डिसीजंस हुए हैं, जनरल मीटिंग से हटके जो डिसीजंस हुए हैं वो या क्लास मीटिंग्स के हो सकते हैं या वो डिसीजन हो सकते हैं रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन के। तो तमाम चीज़ों के आपने वो मिनट्स रखने हैं। मिनट्स में आप लिखेंगे अटेंडीज के नाम। मिनट्स को कौन ऑथेंटिकेट करेगा? जिस मीटिंग की कार्रवाई थी उसी मीटिंग का चेयरमैन भी ऑथेंटिकेट कर सकता है, बाद वाली मीटिंग का भी। मिनट्स का रजिस्टर कम से कम 2 घंटे अवेलेबल होगा। आगे की सारी बातें आपको पता है। 2 घंटे का जिक्र कर दिया तो आपने और क्या क्या सोचना शुरू कर देना है। 2 घंटे के लिए अवेलेबल होगा। कोई मेंबर आके बिजनेस आज में देखना चाहे तो देख सकता है। अगर किसी को उसमें से कॉपी चाहिए होगी तो वो नोटिस देगा कंपनी को। 7 दिन पहले कम से कम मतलब वो बताएगा। उसके 7 दिनों के अंदर अंदर कंपनी उसको फैसिलिटेट करेगी और उसको पैसे देने पड़ेंगे उस एक्सट्रैक्ट निकालने के। ये मिनट्स कब तक संभाल के रखने हैं? 20 साल तक संभाल के रखने हैं फिजिकली, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपने अनलिमिटेड संभाल के रखना है। क्या ये सारी बातें समझ आ रही हैं? अगर एक मीटिंग के मिनट्स रिकॉर्ड हुए हुए हैं तो ये समझा जाएगा कोई मीटिंग ना सिर्फ हुई थी बल्कि उसमें ये सारे इश्यूज प्रॉपर तरीके से डिस्कस हुए थे। कोई कंफ्यूजन जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड, कोई बात जो ना समझ आई हो,
कोई बात जो ज़्यादा समझ आ गई हो। सर जी सर, कोई भी प्रैक्टिकली हो रही है मीटिंग, किसी के पास एक शेयर भी है तो वो भी मीटिंग में जा हर बंदा मीटिंग में जा सकता है। एवरी पर्सन एंटाइटल्ड टू अटेंड मीटिंग। वो मेंबर है जिसके पास भले एक शेयर ही हो। तो अक्सर लोग एक आध शेयर लेके, कई कंपनियों के थोड़े से शेयर लेके और फिर उनकी मीटिंग्स में जाते हैं, फिर सेल्फियाँ खींचते हैं। अटेंड इन कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कॉर्पोरेट इशूज़ एट फलाना मीटिंग। और वो लोगों को लगता है यार पता नहीं कितनी कंपनियों में जाके ये कितने कितने अहम डिसीजन लेता होगा। वो मुफ्त में एक तो वह तस्वीरें और फिर वहाँ पे अच्छा खाना मिलता है। तो वो जो है वो कुछ लोगों का ये काम होता है कि वो बहुत सारी कंपनियों के मेंबर बन जाते हैं, फिर वो इस तरह के काम करते हैं। अब ये सेक्शन जब आपके जहन में है ना, तो डायरेक्टर्स की मीटिंग का जो मिनट्स का सेक्शन है ना, तकरीबन ऐसा ही है। थोड़े से फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? ये जो 20 साल तक संभाल के रखना है फिजिकल, वहाँ 10 साल संभाल के रखना है। दूसरा, वहाँ ये चीज़ नहीं होगी कि मेंबर रिक्वेस्ट करेंगे और 7 दिनों में उनको वो मिलेगा। डायरेक्टर्स को हर मीटिंग के मिनट डायरेक्टर की खुद मिल जाते हैं। मीटिंग होने के 14 दिनों के अंदर अंदर डायरेक्टर्स को उनकी मीटिंग के मिनट्स मिल जाएंगे। तो ये सेक्शन भी डायरेक्टर के चैप्टर में रिपीट होगा, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन भी रिपीट होगी। तो जब भी कोई रिपीट होती हुई बात होगी तो मैं आपको कहूँगा याद करेंगे हमने बात पढ़ ली थी। डन? ठीक है। अब दामने वक्त में हमारे पास अच्छी गुंजाइश है, यानी चैप्टर नंबर इसके साथ 8 के साथ प्लान ये था कि चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट किया जाए और फिर अगले दिन का प्लान ये है कि 3 करते करते हम 4 में चले जाएं। अब एक तरीका ये है कि आप पे ज़्यादा वजन ना डाला जाए और हम खाली 4 कर लें। 4 का 3 से थोड़ा ताल्लुक़ है, लेकिन इतना कुछ शदीद ताल्लुक़ भी नहीं है, मतलब हम थोड़ा बहुत समझ के कर सकते हैं। तो अब कितना लोड लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। पता नहीं उसकी स्लाइडें भी हैं या नहीं इस वक्त पीछे। वेरी गुड। चैप्टर 4 की स्लाइडें मेरे पास तैयार हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर तक नहीं पहुँची हुई। 4 करना है या 3 करना है? 4 कर लें। चलें, मैं फिर इंतज़ामिया को कहता हूँ आपको भी ज़रा थोड़ा 5 मिनट सांस मिल जाएगा, तो मैं उन्हें कहता हूँ तो वो चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा। 4 को इसमें कवर करते हैं। शुरू करें। चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। ये चैप्टर चीफ एग्जीक्यूटिव और अदर ऑफिसर्स को डील करता है। नॉर्मली डायरेक्टर का चैप्टर पढ़ने के बाद जब इधर आए तो चीफ एग्जीक्यूटिव की जो शुरू वाली बातें ज़रा ज़्यादा इजीली कवर हो जाती हैं, लेकिन अभी हमारा कुछ पैटर्न इस तरह से था कि हमने तरतीब थोड़ी सी आगे पीछे कर ली। चीफ एग्जीक्यूटिव लंबी चौड़ी सी डेफिनेशन है, एक कंपनी का ऑल एंड ऑल जो कि कंपनी के 100% या सब्सटेंशियल अफेयर्स जो है वो उनको डील कर रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो में से हो या ना हो, ये फिर भी डायरेक्टर काउंट होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव या तो डायरेक्टर में से सिलेक्ट हो सकता है, या कई दफ़ा किसी इंप्लॉई को आप अपग्रेड कर देते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव है, फुल टाइम अफेयर्स देखेगा, और कभी कभी आप किसी दूसरी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव तोड़ के ले आते हैं और वो आपके लिए चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाता है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट से पहले डायरेक्टर है या नहीं, ये शर्त नहीं है कोई उसके लिए, इवन उसका मेंबर होना भी शर्त नहीं है। लेकिन अगर वो आ जाएगा तो वो डीम डायरेक्टर होगा। जहां जहां लिखा होगा ना डायरेक्टर की पावर है, डायरेक्टर का, वो वहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव भी काउंट होगा। सेम गोज विद के जो डायरेक्टर इनएलिजिबल है बनने के लिए, वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं बन सकता। ये रिपोर्ट बोर्ड को देता है और अथॉरिटी जो इसको बोर्ड ने मिला के दी हुई होती है, ये उससे ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकता। इसकी टर्म्स ऑफ कंडीशन वगैरह जो है अगर गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट किया तो वो सेट करेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव कहाँ से आएगा? पहला चीफ एग्जीक्यूटिव जब आप कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं तो उसी वक्त आप बता देते हैं कि जब कंपनी बनेगी तो ये लोग होंगे 6-7 जो हमारे पहले डायरेक्टर्स होंगे, और इनमें से ये एक बंदा होगा जो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। तो जो फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव है उसका आपने कंपनी को रजिस्टर कराते हुए ऑफरिंग डॉक्यूमेंट बता दिया होता है, सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम बता देंगे, उसके पर्टिकुलर जमा करा देंगे। जिस दिन कंपनी रजिस्टर होगी उस दिन चीफ एग्जीक्यूटिव आ जाएगा। ये चीफ एग्जीक्यूटिव पहली एजीएम तक है और पहली एजीएम पे ये रिटायर हो जाएगा, और उस दफा जो डायरेक्टर सेलेक्ट हुए होंगे वो फिर नए चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करेंगे। गवर्नमेंट, जब भी गवर्नमेंट का जिक्र आएगा तो जिन कंपनियों में गवर्नमेंट मालिक है वहां गवर्नमेंट हैज द पावर कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करे। अब सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव कहां से आएगा? कैजुअल वैकेंसी हो या सब्सिक्वेंट हो, डायरेक्टर्स जो है ना पहली दफ़ा सेलेक्ट होते हैं तो वो फर्स्ट एजीएम तक होते हैं, उसके बाद हर 3-3 साल के लिए आते हैं। तो जब डायरेक्टर इलेक्शन से आएंगे तो वो आपस में से चूज़ कर लेंगे 14 दिनों के अंदर कि कौन चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, या वो कहीं बाहर से भी चूज़ कर सकते हैं। तो इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर के 14 दिनों में सेलेक्ट होने, जैसे पाकिस्तान में हम डायरेक्टर्स को चूज़ करते हैं असेंबली मेंबरान, फिर वो आपस में से चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वज़ीर आज़म को चूज़ करते हैं। तो डायरेक्टर के इलेक्शन के 14 दिनों में
या चीफ एग्जीक्यूटिव अगर छोड़ गया जगह तो उसकी छोड़ने के 14 दिनों के अंदर नया चीफ एग्जीक्यूटिव वो अपॉइंट होगा। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मैक्सिमम 3 साल का है, 3 साल से बड़ा नहीं हो सकता। जब चीफ एग्जीक्यूटिव जा रहा होगा तो वो तब तक सीट पे बैठा रहेगा जब तक आने वाला आ नहीं जाता, वो सीट खाली नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर हमने खुद उसे निकाल दिया या वो आने वाले बंदे को आने नहीं दे रहा तो फिर उस चीफ एग्जीक्यूटिव को जो है वो कुर्सी छोड़नी होगी। फेडरल गवर्नमेंट के केस में जहां मेजॉरिटी डायरेक्टर फेडरल गवर्नमेंट के, वहां का चीफ एग्जीक्यूटिव भी फेडरल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। तो फेडरल गवर्नमेंट के सारे पॉइंट उन्होंने इकट्ठे कर दिए। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव और इसकी एलिजिबिलिटी, इसकी टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होगी, आर्टिकल्स के मुताबिक होगी, डायरेक्टर्स तय करेंगे, मेंबर्स के सामने रखेंगे। इसकी रेमुनरेशन, इसकी बाकी सारी चीज़ें जो है वो किस तरह से होंगी, इसकी इनएलिजिबिलिटी, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें डिफाइन की जाएंगी। अगर इसको निकालना है तो आपने जहन में रखना है 75%। 3 तरीके से निकल सकता है। अगर मेंबर्स निकालना चाहें तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं 75% मेजॉरिटी को। अगर डायरेक्टर निकालना चाहें तो वो अपनी 3/4 तादाद से निकाल सकते हैं, वो भी 75% होती है। और अगर गवर्नमेंट निकालना चाहे तो वहां निकाल सकती है जहां गवर्नमेंट के पास 75% वोटिंग पावर हो। यानी आसान अल्फाज में आपसे कोई पूछी चीज चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे निकलेगा, आप कहेंगे जब भी 75% पावर इस्तेमाल होगी वो निकल जाएगा। मेंबर्स की 75% होती है स्पेशल रेजोल्यूशन, डायरेक्टर की 75% को हम 3/4 कहते हैं, और गवर्नमेंट के पास 75% हम तो कहते हैं 75% अगर उनके पास पावर है तो वो निकाल सकते हैं। तो आप देखें 75 को यहाँ 75% लिखा, यहाँ स्पेशल रेजोल्यूशन लिखा और यहाँ 3/4, क्योंकि यहाँ तादाद का 3/4 है। यहाँ स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर की खास तरह की है और यहाँ वोटिंग पावर आपको 75% चाहिए। पब्लिक कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेगा। अगर एक पब्लिक कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव है और कंपनी के बहुत सारे मेंबर्स हैं तो आप जो है वो ऐसा बिजनेस नहीं करेंगे जो कंपनी के साथ इख्तलाफ करता हो, वो बिजनेस नहीं करेंगे जो कंपनी का बिजनेस है। हाँ, अगर आप आने से पहले ही एक बिजनेस कर रहे थे जो कि ऑलरेडी उस तरह का बिजनेस था तो आप आने से पहले बता दें। अगर आप बता देंगे तो उसको नोट कर लिया जाएगा, फिर कंपनी आपको अपॉइंट करते हुए अलर्ट होगी कि हमने इस बंदे से क्या टर्म्स तय करनी है। डन। इस चैप्टर में ना थोड़ा सा ऑफिसर्स का जिक्र किया। मैं से कहता हूँ चीफ एग्जीक्यूटिव और छोटे छोटे ऑफिसर। छोटे ऑफिसर का ये मतलब नहीं कि वो छोटा ऑफिसर है, छोटे से मुराद है उसके बारे में लॉ ने थोड़ी सी बात लिखी हुई है। तो ये एक बड़ा आसान सा रिलैक्स सा चैप्टर है। चेयरमैन, लिस्टेड कंपनी में चेयरमैन होना लाजमी है और लिस्टेड कंपनी में चेयरमैन वैसे ही सिलेक्ट होता है जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट होता है, यानी कि इलेक्शन के 14 दिनों में लोग अपने लिए चेयरमैन सिलेक्ट करते हैं। ये भी 3 साल के लिए आता है, ये भी पिछला बंदा आने वाले को जगह देता है और इसको भी अगर पहले निकाला जाए तो निकाला जा सकता है। चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन दोनों सेम लोग होंगे या नहीं होंगे, उन्होंने कहा अगर हमने मना करना होगा तो हम किसी खास कंपनी में मना कर देंगे। आसान अल्फाज में चीफ एग्जीक्यूटिव कैन बी चेयरमैन, और अगर रोक दें तो फिर एक ही बंदा चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन नहीं हो सकता। बोर्ड इनके चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव के रूल्स वगैरह डिफाइन करेंगे। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक रिव्यू रिपोर्ट होगी बोर्ड की परफॉर्मेंस पे जिसको चेयरमैन ने साइन करना होगा। डन। शेयर रजिस्ट्रार, लिस्टेड कंपनी का एक शेयर रजिस्ट्रार होगा जिसकी, बड़ा मजे का सेक्शन है, लिस्टेड कंपनी में एक शेयर रजिस्ट्रार होगा जिसकी वो क्वालिफिकेशन होंगी और वो एक्सपीरियंस होगा जो बता दिया जाएगा। ना इसके काम बताए, ना एक्सपीरियंस बताई, ना क्वालिफिकेशन बताई, बस ये बता दिया जाएगा। लिस्टेड कंपनी का जो इतना शेयर रजिस्टर का रिकॉर्ड होता है वो उसे आउटसोर्स करते हैं, किसी बाहर के इदारे को देते हैं। वो इदारा इंडिपेंडेंटली वो सारी चीज़ों को मैनेज करता है। तो जो लिस्टेड कंपनी में इस तरह का इदारा है जिसको आपने आउटसोर्स किया उसको हम शेयर रजिस्ट्रार कहते हैं। यानी मैं अगर लिस्टेड कंपनी के शेयर अपने सर्टिफिकेट निकलवाना चाहता हूं, मैं कंपनी के पास नहीं जाऊंगा, मैं कंपनी के शेयर रजिस्ट्रार के पास जाऊंगा। तो शेयर रजिस्ट्रार कंपनी से हट के एक बंदा होगा, एक इदारा होगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, कोई फर्म होगी, कोई भी सेटअप होगा जो कि कंपनियों के रिकॉर्ड रख रहा होगा और उसके पास सारी एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर और वो सारी चीज़ें उसको हो गई। कंपनी की हर नोटिस ऑफ मीटिंग में इसका जिक्र होगा कि इस बंदे से रब्ता करेंगे, कोई मसला है। डन। फिर कंपनी सेक्रेटरी, एक बड़ी मजाकिया सी डेफिनेशन, एन इंडिविजुअल अपॉइंटेड टू परफॉर्म सेक्रेटेरियल एंड अदर ड्यूटीज कस्टमरली परफॉर्म बाय अ कंपनी सेक्रेटरी एंड डिक्लेयर्ड एज सच। कंपनी सेक्रेटरी उसे कहेंगे जो सेक्रेटेरियल काम करता हो या वो काम करता हो जो सेक्रेटरी करता है। ऐसे ही जैसे डायरेक्टर को मेरे से डेफिनेशन पूछे तो मैं कहूँ डायरेक्टर उस शख्स को कहते हैं जो डायरेक्टेरियल काम करता हो या वो काम करता हो जो डायरेक्टर करते हैं। तो कुछ भी नहीं बताया इस डेफिनेशन ने, सिर्फ मजाक उड़ाया कि कंपनी सेक्रेटरी वो है जो सेक्रेटेरियल काम करे, सेक्रेटरी है तो सेक्रेटेरियल काम करेगा, और अदर ड्यूटीज और वो काम करेगा जो कस्टमरली नॉर्मली परफॉर्म बाय कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी वो है जो सेक्रेटरी जैसे काम करे। ये वही था जैसे सीएफओ वो है जो वो काम करे जो सीएफओ करते हैं।
तो इन्होंने ये चीज़ छुपा ली कि ये क्या करता है। इसकी एक गाइडलाइन है हमारे सिलेबस में नहीं है, उसमें इसकी लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ दी हुई है। पब्लिक कंपनी का एक कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए जिसकी वो क्वालिफिकेशन हो जो बता दी जाएंगी। फिर जुमला खामोश है, कुछ नहीं बताया उन्होंने। तो आखिरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये बोर्ड को एडवाइस करेगा कॉर्पोरेट लॉ की कंप्लायंस पे, क्या भाई हमने नोटिस भेजना था उसकी ये शर्त पूरी करनी थी, हमने फलाना काम करना था उसकी ये शर्त पूरी करनी थी, हमने ये काम ऐसे करना था, ये काम वैसे करना था। डन। फाइनली सोल परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट। किसी भी कंपनी को ये इजाज़त नहीं है कि वो सोल परचेज, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट को अपॉइंट करे। मोनोपलीज, अगर पाकिस्तान में कंपनियों का करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस होता है, अगर कोई कंपनी किसी अकेले बंदे को कहेगी ना तुम हमारे परचेज एजेंट हो, तो वो करोड़ों अरबों में डील करेगा वो बंदा। किसी एक बंदे से कहेंगे तुम अकेले हमारे एजेंट हो, सेल एजेंट हो, तो वो बंदा करोड़ों की सेल को देख रहा होगा। मोनोपलीज क्रिएट हो सकती हैं। तो एससीसीपी ने कहा कि पाकिस्तान में जो भी कंपनी ऑपरेट कर रही है, चाहे वो पाकिस्तान की है चाहे पाकिस्तान से बाहर की है, जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, एससीसीपी से पूछे बगैर आप सोल परचेज, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते। फिर अगला रूल, जो मुल्क से बाहर का बंदा है, नॉन रेजिडेंट है या मुल्क से बाहर की कंपनी है, उनके लिए क्या रूल है? अगर वो पाकिस्तान में भी बिजनेस कर रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर भी कर रहे हैं, तो अगर उनका पाकिस्तान का बिजनेस मेजर बिजनेस है फिर उनको इजाज़त लेने की ज़रूरत है। और अगर पाकिस्तान में थोड़ा सा बिजनेस और मेजर बिजनेस उनका बाहर है तो फिर उनको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कि आप पूछें, मैं आपको पहले बता दूं मेजर बिजनेस क्या होता है, लॉ ने नहीं बताया। तो मेजर का फिर वही मतलब जो हम मेजॉरिटी का मतलब लेते हैं, आधे से ज़्यादा। तो अगर एक कंपनी का पाकिस्तान में मेन बिजनेस है तो उसको इजाज़त लेने की ज़रूरत है, और अगर उसका पाकिस्तान में मेन बिजनेस नहीं है तो उसको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। डन। तो ये एक छोटा सा क्यूट सा मासूम सा चैप्टर बीच में आया और कवर हो गया। तो ये हमने आज के वक्त का सही फ़ायदा उठाया। रादर देन कि हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर देते और आप आधे उसमें फंसते और इसको भी ना देख पाते। तो 4 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से देखना है इंशाल्लाह ताला। तो कल फिर कंपनी लॉ पे एक आखिरी अटैक करते हैं इंशाल्लाह, और चैप्टर 3 जो कि हमारी किताब का सबसे बड़ा चैप्टर है, कल फिर कंप्लीट उसके साथ खेलते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा।